बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। 9 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर, और अगर हम आपको दिन भर के बारे में अहवाल ना बताएं या कुछ अहम इम्पॉर्टेंट स्टोरीज और सेगमेंट्स लेकर ना आएँ तो आपको मालूम कैसे हो कि क्या आज होने जा रहा है। बहरहाल बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि गर्मी का मौसम है तो ज़रा एहतियात भी करें, और एहतियात के साथ साथ मज़ीद गर्मी की तैयारी भी कर लें। तो इसी के साथ मैं हूँ सदफ़ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। शो का आगाज़ आज होगा शानदार, क्योंकि सीरीज़ का अख्ताम हुआ है शानदार। और कल एक बार फिर जब आयरलैंड ने बैटिंग का आगाज़ किया था, मैं तो देखे हाफ वे टीवी बंद करके उठ गया था। जो साफ सी बात है, जिस तरीके से पिटाई हो रही थी ना, जिस तरीके से धुनाई और धुलाई हो रही थी, मतलब कि नाम लिटरली, मतलब कुडोस टू आयरलैंड क्रिकेट टीम के जो इतना आगे लेकर आए। लेकिन हमें मुझे नाम भी नहीं पता, टक्कर और ट्रैक, पता नहीं कौन कौन से नाम थे। उन्होंने बाल बर्नी और उन्होंने सही धुलाई की है। बट आई गेस जिस तरह पाकिस्तान ने चेस किया, उससे एक चीज तो इस चीज का अंदाजा हो गया कि द विकेट वॉज प्रीटी फ्लैट, और वो आ रहे थे और हर कोई जो है वो जिस तरह आयरलैंड ने बैटिंग की, मुझे उससे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि जब पाकिस्तान आएगा तो जिस तरह चेस करेगा। तो फाइनली एक अच्छा डिसीजन था बाबर आजम का टू चेस। और उसके बाद जो बाबर आजम ने कल बैटिंग की है, बड़े बड़े लोगों ने शर्तें रखी थी कि बाबर अगर 3 छक्के मार दे तो वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। अच्छा, तो आपका इशारा जिनकी तरफ है वो उन्होंने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। लेकिन ये बताएं कि क्या बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे आयरलैंड के? जिस तरह का बॉलिंग अटैक किया गया, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह का बॉलिंग अटैक था, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये तो भाई ना मानने वाली बात हो गई, ना शुक्री वाली बात हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मामलात ये हैं कि हार जाए तो सबर, जीत जाए तो अल्लाह का शुक्र। मुझे जो झटका पहली हार से लगा था ना, मैं उससे नहीं निकल पाई। चले अब तो ट्रॉफी ले ली, बाबर ने ट्रॉफी उठा ली, 2-1 से जीत गए। अब और क्या करे, वो जान दे दे अपनी। ठीक है, अब जो ये तीसरा T20 था, ये फाइनली हमने जीत लिया है, और ये जीतने के बाद अब सीरीज़ ऑफ कोर्स हम जीत गए हैं। 1 मैच आयरलैंड जीता, 3 मैचेस की ये सीरीज़ थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स पहले जो 179 रन का टारगेट था वो पूरा किया। और जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, कितने एक्साइटेड थे फैसल बताते हुए कि बाबर आजम, रिजवान, उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। साथ ही शाहीन जी मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, और डबलिन में खेले गए आखिरी मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि हम चेज अच्छा कर रहे हैं। That's unlike पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि और इसमें आपको शाहीन की इस परफॉर्मेंस को इसलिए भी सराहना होगा कि जब एक ऐसी विकेट पे जो बिल्कुल सीधा है, ग्राउंड भी कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वहाँ तो सदफ जो कमेंटेटर थे वो कह रहे थे कि हमारे जो इलाका भी छोटा है, ग्राउंड भी छोटा है, और थोड़ी देर के बाद सेक्टर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। सेक्टर तो यहाँ भी है, सेक्टर यहाँ भी है। अच्छा। लेकिन ये वाले ऑब्वियसली सेक्टर नहीं है, जो थे हो गए। लेकिन वो आजम खान ने कहा कि आजम खान, ये ग्राउंड सेक्टर 3 में था, आजम खान ने ग्राउंड जो छक्का मारा वो सेक्टर 5 में मार दिया। तो इतने छोटे ग्राउंड और इतना छोटा ये इलाका, और इतनी सीधी विकेट, उस पर अगर कोई बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करे तो वाकई शाहीन शाह अफरीदी ने कल अपना रंग दिखाया, रंग जमाया, और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन इस सब में आपको क्रेडिट देना होगा, बाबर आजम की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट रिजवान ने इससे पिछले मैच में भी और इस मैच में भी जो मोमेंटम सेट किया, वो बड़ा जबरदस्त था। एंड बाय द वे, जिस तरह की बेकार किस्म की ब्रॉडकास्ट की है आयरिश क्रिकेट बोर्ड ने, इतनी कल रिजवान ने बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा था, बहुत ही सुपरमैन टाइप, लेकिन उसका हम ठीक से मजा नहीं उठा पाए। उनके यहाँ बेचारों के इतनी क्रिकेट नहीं खेली जाती, फिर उतना कैमरास भी उनके यहाँ नहीं थे, तो वो ऐसा क्या, बस ये आप सोच रहे हैं। उसके बाद जब भी तो मैं कहती हूँ कि हम इनसे एक मैच भी क्यों हारे। मेरी ना एक प्रोफेशनल जो डायरेक्टर VMD होते हैं उनसे बात हुई, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं। तो पाकिस्तान में जो लोकल भी जो होता है वो तकरीबन 18-19 कैमरास पे होता है, लेकिन ये तो सिर्फ 11-12 कैमरास पे इन्होंने इंटरनेशनल जब भी बहुत सारे जो सनसनीखेज मनाजिर होते हैं डिफरेंट एंगल से, वो हमें देखने को नहीं मिले। 139 रन की जो पार्टनरशिप थी उसने बड़ा कमाल किया। और फिर आखिर में आजम खान। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी। थैंक यू सो मच। मैं शाहिद के साथ पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी जोड़ने वाली थी। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे मैंने अभी चाय का सिप नहीं पिया, इसलिए शायद थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? ज़बरदस्त शानदार खेल का मुजाहरा हुआ कल, ऑफ कोर्स अच्छी परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तो पहले तो बताइएगा, इस मैच को जीतने के बाद आपकी राय क्या है जो हमारी सीरीज रही? छोटी टीमों से खेलने में थोड़ी दुश्वारी होती है, और फिर जब गर्मी से आप कार की बैटरी की मिसाल है, आप कार की बैटरी जब गर्मी से सर्दी में ले जाते हैं
तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, एक मैच हारे और बड़ी मायूस कुन शिकस्त थी, लेकिन अगले दोनों मैचों में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान ने चेस किए, पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम चल रहे थे 6 से 11 ओवर के वो दूर हुए। दूसरे मैच में 6 से 11 ओवर में 89 रन बने। पाकिस्तान का पावर प्ले का प्रॉब्लम था, वो दूर हो गया। 57 फॉर 2 पिछले मैच में था, कल 50 रन बनाए पावर प्ले में। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ओवरकम हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो बैटरी है, जो गाड़ी धक्का स्टार्ट है, वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब अगर इंग्लैंड में अच्छे रिजल्ट आए तो फिर आपको वर्ल्ड कप में भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ये टीम करेगी। धक्का स्टार्ट जरूर है, लेकिन एक दफा जब स्टार्ट हो जाए तो जबरदस्त काम करती तो है। ये स्टार्ट पे ही रहेगी ना, दोबारा धक्का तो नहीं लगाना पड़ेगा ना अब शायद साहब? मुस्तकिल मैचेस है ना, ये एक अच्छी चीज है। 22 को मैच, 25 को मैच, 28 को मैच, 30 को मैच, फिर 6 तारीख को मैच, फिर 9 तारीख को मैच, तो लगातार मैचेस है। गाड़ी चलती रहेगी, स्टार्ट में ही रहेगी गाड़ी। अच्छा शाहिद भाई, मुझे वो मंजर नहीं भूल रहा कि जब गालिबन जुमे वाले दिन को आप दूर से आ रहे थे और आपने आते मुझे कहा था, देखा मैंने कहा था ना एक मैच ऊपर नीचे होगा तो एक मैच ऊपर नीचे हो गया। पाकिस्तान की टीम तो हम इतनी अच्छी तरह जानते हैं, इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो वो कभी गम कभी खुशी वाली चीज पाकिस्तान की टीम देती है। और जब छोटी टीम से खेलती है तो उसके लेवल पे जाके खेलती है, और फिर जब एकदम से उसे याद आता है नहीं हम आयरलैंड नहीं है, हमें थोड़ा सा बेहतर खेलना है, और वहां पे स्टैंड नहीं है तो हवा तेज चलती है, छोटे ग्राउंड होते हैं, वहाँ बॉलिंग भी मुश्किल है, बैटिंग आसान है। बैटिंग में भी आपको ऐसे जज करके मारने होते हैं कि ग्राउंड के बाहर जाए। अगर आपने ऊपर मारा तो हवा से सीधी खड़ी हो जाती है बॉल। तो मुख्तलिफ मुश्किल जगह है। और फिर जो आपने ब्रॉडकास्ट की बात की, वाकई ब्रॉडकास्ट में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, लेकिन क्या कीजिए कि आयरलैंड का असली खेल जो है वो रग्बी है। क्रिकेट तो मुझे उनके किसी अखबार में उसकी कवरेज भी इतनी अच्छी नजर नहीं आई। ओके अच्छा शाहिद भाई, अब जरा हम पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे आ जाए। वी वन, हम चाहते थे कि 3-0 जीते, 2-1 जीते, चले जीत गए। हमारी कॉम्बिनेशंस हो गई सेट, यानी कि अब साइम ही ओपन कर रहे होंगे और फिर रिजवान और बाबर इसी तरीके से वो 2 और 3 की पोजीशन पे खेल रहे होंगे। मिडल ऑर्डर हमारा सेट हो गया, अब सारे मामला सेट हो गया, या इंग्लैंड में जाके हम कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस बना रहे होंगे अपने? सेट हुए नहीं है, सेट हो रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम के लिए ये कहा जाता है कि कौन से दिन कौन सी पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में उतरी है, 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब फॉरेन कोच आया है, वो सारी चीजों को देखेगा, कंसिस्टेंसी देखेगा। इंग्लैंड के 4 मैचों में पाकिस्तान को कम से कम 2-2 ड्रॉ करना चाहिए, इसलिए कि इंग्लैंड वो टीम है जिससे हम फाइनल हारे थे 2022 में। अपने ग्राउंड्स में बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़ी तगड़ी उनकी टीम है। जोफ्रा आर्चर जो उनके फास्ट बॉलर हैं, वो भी इस सीरीज में 1-2 मैच तो जरूर खेलेंगे। जो पाकिस्तान को दिक्कत होगी, लेकिन इसी तरह आपको ग्रेजुअली तैयारी का मौका मिला है। आयरलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद वर्ल्ड कप। अच्छा, इस साइम की बात हो रही है तो वो तो एक बार फिर नाकाम हुए हैं, और हम ये देख रहे हैं जो नौजवान बैटर हैं उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, मगर वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो शायद साहब फिर अब क्या उनसे उम्मीदें लगाई जा सकती हैं आगे आने वाले दिनों में? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, साइम से बहुत उम्मीदें हैं। साइम अच्छा प्लेयर है, अच्छा करेगा, जरूर अच्छा करेगा, लेकिन उसको अपने दिमाग से फियर फैक्टर निकालना होगा। एक छक्का मारने के बाद फिर आधा शॉट खेला, शॉट मारे तो पूरा शॉट मारे, उसको गेंद को ग्राउंड के बाहर ही फेंकने की सोचे। सबसे अच्छी चीज इस टीम मैनेजमेंट की, बाबर की, ये है कि वो उन प्लेयरों को जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, पूरा चांस दे रहे हैं, बल्कि ज्यादा चांस दे रहे हैं। साइम को और चांस मिलना चाहिए। आजम खान को चांस मिला, आपने देखा उसने पिछले मैच में 30 कितनी तेज रन्स बनाए, कल कितने अच्छे छक्के लगाए। तो आप एक प्लेयर को एतमाद देते हैं। ये साइम और आजम ऐसे प्लेयर हैं जो हर मैच में आपको रन नहीं करके देंगे, लेकिन जब भी रन करेंगे मैच विनिंग रन करके देंगे। और हम आजम खान से यही जो चीज़ लॉन्ग ड्यू थी शायद भाई, लेकिन अगेन वीकर ऑपोजिशन, स्मॉलर ग्राउंड्स। अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं, अब हमारा चाहे वो साइम हो चाहे आजम खान हो, इनका असल टेस्ट जो है वो इंग्लैंड में आएगा। इससे पहले भी आजम को हम बहुत ज़्यादा चांस दे चुके हैं। डू यू थिंक कि वो अब सीमेंट करेंगे अपनी जगह, या फिर वीकर ऑपोजिशन के बाद जब बड़ी ऑपोजिशन आएगी तो मामला कुछ 50-50 हो सकता है? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अच्छा प्लेयर है, और आप देखते हैं कि जब वो मारता है तो ऐसे मारता है कि बिल्कुल ग्राउंड के बाहर ही जाती है। अच्छे बॉलर्स मिलेंगे और मजीद टेस्ट होगा उसका, और मजीद चैलेंज में आएगा, और वो अच्छा करेगा। साइम भी अच्छा करेगा। इस टीम की ये क्वालिटी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बाबर भी बार बार कह रहे हैं कि साइम और आजम बड़े इम्पैक्ट के प्लेयर हैं, बड़े मैच विनिंग प्लेयर हैं। तो जब आप एक प्लेयर को एतमाद देते हैं, बावजूद उसकी नाकामी के उसको चांस देते हैं,
वो अच्छा करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में भी अच्छा करेगी और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेगी। तो बात जब कॉम्बिनेशन की हो रही है, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सीरीज से पहले हमें याद है, उन्होंने कहा था कि कमोबेश यही स्क्वाड रहेगा वर्ल्ड कप के लिए। तो शायद साहब आप समझते हैं कुछ तब्दीलियां होना ज़रूरी हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, या यही कॉम्बिनेशन और यही प्लेयर्स हैं जो हमें नज़र आएंगे? देखिए, एक प्लेयर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जिसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई, वो है उसामा मीर। जेन्युइन लेग स्पिनर है, आपको एक जेन्युइन स्पिनर लेग स्पिनर चाहिए वेस्ट इंडीज में और यूएसए में। तो अगर कुछ करके पाकिस्तान इन 18 प्लेयरों में से 3 तो पाकिस्तान को निकालना ही है, 3 तो हटाना ही है। उसके बाद एक प्लेयर आगे पीछे करके किसी तरह या तो उसामा को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लें या उसामा को किसी तरह 15 में शामिल करें, तो फिर टीम पूरी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। मिडिल ऑर्डर आपका सेटल हो गया। इफ्तिखार अच्छा खेलते हैं, ठीक है, उनको इतना चांस नहीं मिला इस सीरीज में। आजम अच्छा खेल रहे हैं। आपका ओपनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, लेकिन अभी आपके पास 4 मैच और हैं। आप ये जब गोरे आएंगे, कोच ये सारी सब चीजें करेंगे कि जब लेफ्ट हैंडर आउट हो तो आप फखर को 3 पे भेज दें, जब राइट हैंडर आउट हो तो आप बाबर को 3 पे भेज दें, और आप अपनी जो टॉप ऑर्डर है उसमें भी ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस दें उनको कि वो जाके अच्छा करें। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट हो रहे हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान ने ज्यादा टाइम दे दिया। और शाहिद भाई, आखिर में सिर्फ मुख्तसरन ये कि बाबर आजम को एक चैलेंज मिला था, वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब इसमें ये बात नहीं होगी कि ऑपोजिशन क्या थी और छक्के स्ट्रेट थे नहीं थे। उन्होंने तीन का था ना चैलेंज, 4 मार दिए। और बोले देखिए छोटे छोटे चैलेंजेस तो बाबर आजम के लिए कुछ छोटे ही होते हैं। बड़े चैलेंज अगेंस्ट आयरलैंड उसने कल दूसरी दफा इनिंग्स में 5 छक्के मारे। इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में जो पाकिस्तान आई थी इंग्लैंड, तो उन्होंने कराची में 5 छक्के मारे थे। कल भी 5 छक्के मारे हैं, और अब वो इस चीज को अपना वतीरा बना लें कि 5-4 छक्के मुझे मारने हैं। तो बाबर आजम और बाबर आजम इज नाउ इन कंप्लीट फॉर्म। अच्छा, जब बाबर आजम की बात हो ही रही है, तो बाबर आजम जब परफॉर्म करते हैं तो फिर रिकॉर्ड भी बनते हैं। तो बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है शाहिद साहब। और ज़ाहिर आपको तो पता ही होगा, अपने नाज़रीन को हम बता दें कि कौमी टीम के कप्तान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 39 बार 50 यानी 50 या उससे ज़ायद रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली 38 मरतबा 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं, और बाबर ने ये एजाज़ आयरलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में अपने नाम किया। एब्सोल्युटली। तो शाहिद भाई, थैंक यू सो मच आपका। और इसी के साथ हमारी दुआएं अब यह है कि पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ तो T20 जीत लिया है, और अब असल इम्तिहान भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी शाहिद भाई। मैं कह रहा हूँ बाबर आजम की सब तारीफ करते हैं, वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन रिजवान की भी तारीफ करें। क्या कमिटमेंट है, क्या अचीवमेंट है उसकी, और उसको मैं कहता हूँ मिस्टर फेथ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आते ही कह दिया था कि इसमें रिजवान का जितना किरदार है दोनों मैचेस में, उसको वो बड़ा कमेंडेबल है। खासतौर पे वो कैच शायद वो हम देख ही नहीं सके, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो कैच पकड़ा था, बिल्कुल फ्लाइंग फॉरवर्ड। खैर, थैंक यू सो मच शाहिद भाई। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब अच्छा खेलेगा। उम्मीद करते हैं कि ब्रॉडकास्ट जो होगा इंग्लैंड से मैचेस, वो इतने होंगे कि कम से कम नजर आएगा हमें। ऐसा लग रहा था, आपने स्टेडियम गए कभी? स्टेडियम मैच देखा था? ऐसा लग रहा था हम घर में बैठ के स्टेडियम में मैच देख रहे हैं। इतने से प्लेयर्स, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। कि असल में उनका इंटरेस्ट सारा रग्बी की तरफ तो है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक जीत से हो सकता है कि अब उनके यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। अब जब हम खेलों की बात कर रहे हैं तो हम हॉकी को कैसे भूल जाएं। अजलान शाह टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, गो कि हम फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन थ्रू आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ये जो था 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप, सिल्वर मेडलिस्ट कौमी हॉकी टीम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की, और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमारे हीरोज़ हमारा असासा हैं, हम उनकी हर तरह से भरपूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इस मौके पे उन्होंने कहा कि भाई खिलाड़ी के जो है वो एक खिलाड़ी के दौर में खेलों का शोबा ही नहीं, पूरे मुल्क के इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, और जो हुआ उसको दिल देख के खून के आंसू रोता है। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ, अच्छी चीज़ ये हुई, जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये, उन्होंने शाबाश दी टीम को, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मैं कौमी हॉकी टीम को मुकम्मल ओनरशिप देंगे। जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे आखिर में उसमें, वो ये है कि मरियम नवाज ने टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक भी दिया है, डिजर्विंगली, फाइनली। सबसे अच्छी चीज़, हाँ, अच्छी चीज़ आखिर में आती है। सब्र करना पड़ता है, सब्र कल मीठा होता है, और मीठा फल इतना कि 3 करोड़ का हो तो क्या बात है। खैर, अब वैसे उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि ये जो ग्रांट्स हैं या ये जो तोहफाती इनामात हैं, ये टूर्नामेंट के आखिर में ना दिए जाएं, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की हॉकी के स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। लेकिन उनको सैलरीज नहीं मिलती हैं, दैट्स अ बिग इशू। वो आपकी फैसिलिटीज़ नहीं है, सैलरीज नहीं है,
तो आई होप कि इसके बाद जो हमारे जो हैं हुक्काम बाला उनकी आंखें खुलें और वो इन्वेस्ट करना शुरू करें इन प्लेयर्स पे। ये प्लेयर्स हैं भाई, तो ग्रीन शर्ट्स हैं और हुक्काम बाला इतना तो कर दें कि जो इससे कंसर्न्ड इदारे हैं या जो फेडरेशन के मामलात हैं वही कुछ बेहतर हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर पैटर्न इन चीफ खुद सदर आई होप सदर मुमलिकत है हॉकी के, और ये तमाम तर जो कहते हैं ना सूरत हाल है, इस पर देखना ज़रूरी है, क्योंकि खेलों से ही पाकिस्तान अपना नाम बड़ा ऊंचा करता है। अभी तो आने वाले दिनों में पेरिस ओलंपिक्स भी होने हैं, तो हमारे एथलीट्स भी तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी हम एक सेगमेंट करेंगे। अब जी अच्छा जी, अब है अगला मामला। अगला एक सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी पैसों लीक्स। से मुतालिक है, जायदादों से मुतालिक। जी हाँ, उस पे अब उस फिर वजाहत भी है ना। प्रॉपर्टी लीक्स पे तर्जुमान बिलावल भुट्टो और जरदारी का रद्द-ए-अमल आ गया है और तर्जुमान जो है जुल्फ़िकार अली बदर, उन्होंने दिया है बयान। उसमें उनका कहना है कि भाई बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के जो तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे हैं वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं। तफसीलात इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई लीक्स में कुछ नया है और ना ही गैर कानूनी और बज़ाहिर ना ही इसमें कोई स्कैंडल है। अच्छा, आगे वही कहते हैं कि जो बदनीयत पर मबनी किसी भी कार्रवाई को हम मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज करेंगे। और उधर सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के वक्त लीक्स आ जाती हैं, प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर तनाज़ा क्यों। और साथ ही ये प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दुबई लीक्स की टाइमिंग पर एतराज़ है, सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। फैसल वाडा क्या कह रहे थे, ज़रा देख लेते हैं। ये वही पुरानी लीग्स का तसलसल, दुबई हमारा दोस्त ममालिक है, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है, इंटरनेशनल मुतवक्के है इन्वेस्टमेंट्स हमारे वहाँ। खियोटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, इसमें पगड़ी उछालने का भी अंसर है, तो फिर फुटबॉल बनेगा पगड़ी। मुझे यकीन, मखसूस तबके को माइनस कर दिया गया है आइन और कानूनी ठेकेदारों को। पीटीआई भी इससे बरी जिम्मा है। इसमें इदारों के पुराने लोग भी हैं जिनके नाम आएंगे, में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, 6 को 9, 9 को 6 करने वाले भी हैं। बाइफरकेशन कर दी ना आपने, सिलेक्टिव लोगों को डाल दिया, सिलेक्टिव लोगों को निकाल दिया। इस पे टाइमिंग पे एतराज है ना भाई, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही है? हदफ एक आदमी के पीछे है। SIFC के मैदान में जो झंडा लहरा के पाकिस्तान की बका के लिए जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हदफ वो है। कॉन्स्पिरेसीज इंटरनेशनली होती हैं, लोकल उसके साथ मिलते हैं। अब मामलात जी, ज़रा हम सियासी अरीना में भी चलते हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो रहनुमा PTI शिबली फरास ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की पोजीशन हमारी पोजीशन के काफ़ी करीब है और जिन बातों पर इत्तेफाक हुआ है उन पर किसी से भी मिलने को तैयार हैं। जबकि फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए, तलखियाँ कम करने का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, जिसमें महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल, फजल रहमान अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला, उनका ये कहना है कि भाई नून लीग एक टिकट में 2 मज़े चाहती है। नवाज शरीफ मजामत, शहबाज शरीफ मजामत करेंगे, लोग अब इन्हें समझ गए। हाफिज हमदुल्ला ने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। तो चलें अब सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर गुमन मौजूद हैं। खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ये जो हाफिज हमदुल्ला साहब कह रहे हैं कि नून लीग एक टिकट में 2 मज़े कर रही है, एक का मज़ामती बयानिया है, दूसरे का जी रिकन्सिलिएटरी टोन है, आपको पता है किसकी तरफ इशारा है, तो अब हम क्या इन्हें मज़ीद करीब आते हुए देख रहे हैं JUI PTI को? देखें, 2 सवाल हैं आपके। एक तो ये कि PTI और JUI है, ये आग और पानी का मिलाप हम देखने जा रहे हैं, या हमें नजर मिलता हुआ आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब और बानी PTI के ख्यालात एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो बिल्कुल मिल रहे हैं। देखिए, सियासत के अंदर हमने देखा कि वो जिस तरह कहा जाता है कि पीक इज लॉन्ग टाइम, पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा जो मुमकिनात हो रहे हैं। और जाहिर है इलेक्शन के हवाले से और मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो असेंबली के अंदर बैठी हुई है, दोनों की राय यही है कि ये इलेक्शन जो है चोरी शुदा है। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब हर रोज जब भी मीडिया से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि असेंबलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये पहले दिन से यही नुक्ता नज़र है। अगला सवाल आपका ये है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये जो राय है कि जनाब आला वो गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी हमेशा की तरह अपनाए हुए हैं, तो वो भी हमें नजर आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान ये बोलें कि जनाब आला
वफाक के अंदर हुकूमत जो है देखें वो इत्तेहादी है, तो वहाँ पे हमने बहालत मजबूरी हुकूमत ली है और हमारी हुकूमत सिर्फ पंजाब के अंदर है और वफाक के अंदर जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको आप डिफ्लेक्ट करें और पंजाब के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, मरियम साहिबा जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आजकल आपने देखा होगा जिनकी तशहीर कर रही है, तो उसका आप क्रेडिट लें। ये नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। वो 90s के ना दौर के अंदर ही लगता जी रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, तब शायद ऐसा मुमकिन था। लेकिन मज़ामत कहाँ है खबर? नवाज शरीफ तो खामोश हैं। मैंने तो लास्ट उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा जिससे कुछ ऐसा बयानिया बने कि कुछ वो अलग ही बात कर रहे हैं। हाँ, बयानिया वो उस तरह का बयानिया हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन कल आपने देखा कि लाहौर के अंदर एक हॉस्पिटल का वो दौरा कर रहे थे मरियम साहिबा के साथ और पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही होती हैं वो भी साथ बैठ के चेयर कर रहे होते हैं। तो ज्यादा फोकस उनका अपनी बेटी की प्रोग्रेस के ऊपर है। वो उनकी ख्वाहिश है कि बेटी उनकी कामयाब वज़ीर आला के तौर पर सामने आए और जाहिर है अब जो पार्टी की सदारत में उनके पास आ जाएगी तो फिर जो हेयर अपेरेंट है जो पार्टी की जो वारस है वो जाहिर है मरियम साहिबा ही फ्यूचर के अंदर होंगी। लेकिन खबर साहब आपको लगता है कि कुछ खामोशी से किया जा रहा है? बिकॉज शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दिया और जो फिर पार्टी ने जो दिन चुना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बार फिर सदर बनाने का, वो भी बड़ा तारीखी दिन है 28 मई। तो अंदर खाने बड़े चुपके छुपाते मामला जो हैं वो चल रहे हैं। देखिए, मैं वही अर्ज कह रहा हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं और इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपी रह नहीं जाती। मतलब ये है कि अगर जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि जी वो मौलाना हमदल्ला साहब की जो आप रेफरेंस दे रहे थे कि जी वो एक टिकट में 2 मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मतलब ये है कि ख्वाहिश उनकी ज़रूर है बिल्कुल कि हमारा जो बयानिया है कि हम मज़ाहमती जमात हैं, जो वोट को इज्जत हो वाली जमात हैं और उसके साथ साथ आप सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, वफाक के अंदर भी आपकी हुकूमत है, आपके लोग वजारतों के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो भी मामला साथ साथ चलें। तो ऐसा है नहीं है, आपको तमाम तर जो है तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो बोझ है हुकूमत का वो आपको उठाना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बेशक वो ये कहेंगे जी हम तो देखें हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत में नहीं बैठे हुए, तो लोग कहते हैं कि आपकी हमायत के ऊपर ही जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम है। आपने सदारत ली, आपने जो है स्पीकरशिप ली, आपने जो है चेयरमैन सेनेट आप बन गए। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है आप ये सारी चीजें ले और साथ में ये भी कहेंगे देखें हम तो हुकूमत में है कोई नहीं है, ये सारी हुकूमत नून लीग की है। लिहाजा लोग अब ज़ाहिर वेल अवेयर हैं और ये जो इंफॉर्मेशन है और हर जगह पे मौजूद है, तो इस तरह की बयानियत कामयाब होने नहीं है। जो आपने बात करनी है वो जाहिर है लोगों के सामने करनी है, लोगों को बताना है कि जी क्या अच्छा है क्या बुरा है। और लोग आजकल आपने देखा कि जितने मर्जी आपने वो पानी PTI जो जब उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था, हम अक्सर बात किया करते थे कि कैसे मुमकिन होगा एक हल्के के अंदर 2-2, 3-3 निशानात हैं उनके MPs के मुख्तलिफ और MNA मुख्तलिफ, कैसे लोग देंगे? देहात के अंदर क्या मसला होगा? लेकिन लोगों ने देखा पर चुन के वोट दे दिया। बिल्कुल। और खुद भी जैसे कि हाँ फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात के हवाले से ज़ाहिर वो कह रहे हैं, तो प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू सो मच खावर हमारे साथ थे और ये सियासी मंजरनामा है, अब देखते हैं इसमें मजीद क्या सूरत हाल बनती है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि एक शख्स जो कि खुद कराची में डकैतियाँ करता था, उसके अपने रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, वो पिस्तौल कहाँ से लाता था, मतलब कि आता कहाँ से था, वारदात कराची में करता था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। आता था लाहौर से, डाके मारता था कराची में, वापस लाहौर चला जाता था क्योंकि वालदा भी लाहौर में रहती थी। पिस्तौल लेकिन ली उसने कोयटा से, बीवी साथ नहीं रहती, लेकिन बच्चों को उसने बैरूने मुल्क बाहर भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। ये हम किसी मतलब कोई बहुत ही लेविश किस्म का ये डकैत था जो कि किसी दूसरे शहर से आके किसी दूसरे शहर में डकैती करता था। पिछले दिनों आपको याद होगा ये दर्द सर बन गया था ये एक शख्स, और इसने कराची पुलिस की दौड़ें लगवा दी थी। खाकी पैंट पहन के ये हर जगह पे जाके वारदातें कर रहा होता था, लेकिन अब ये पकड़ा गया है फाइनली।
आप इसके पूरा कहते हैं ना हिस्ट्री चेक करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, जो टारगेट इसने सेट किए हुए थे वो ज़्यादातर वारदातें मेडिकल स्टोर्स पे की जाती थी या जो फूड चेन है वहाँ पे की जाती थी, और साथ ही मुलजिम की शनाख्त जो हुई है वो शहरियार के नाम से हुई है। अब जो फैसल ने बताया, अब इनका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, बेटी कराची में डॉक्टर है, बीवी से अलहदगी हो गई है, वालिद और भाई का इंतकाल हो गया है। मुलजिम अपनी वालदा के साथ, जैसे कि फैसल ने बताया, लाहौर में रिहाइश पजीर था और वारदातें करने के लिए स्पेशली कराची आता था। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनली इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी मालूम हुआ है कि मुलजिम पुलिस एहलकार के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद भी काट चुका है। 20 से ज्यादा वारदातों में ये मतलूब भी था। तो आपको याद होगा कि हम इस पे मुकम्मल जो है बताते रहते थे और इस पे खबरें भी देते रहते थे, शो में भी बताते रहते थे कब कब इसने क्या कुछ किया। आपको दिखाते हैं जरा। अच्छा, मुख्तलिफ वारदातों की CCTV फुटेजेस हैं और आप हुलिया भी देखें, अगर जिस वक्त ये यूनिफॉर्म में भी नहीं है, जो पुलिस की इसने जाली वर्दी पहनी हुई है वहाँ भी नहीं है, तो ये उसका हुलिया ऐसा लग रहा है जैसे एक आम शहरी कोई आया है दुकान में खरीदने। तो ये शख्स तो बड़ा ही कोई चालाक अच्छा, इंसान। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसने एक फार्मेसी में जब वो किया, धावा बोला और वहाँ पे उसने लूट मार की, तो सेम कलर की टी शर्ट पहन के वो आया है। बड़ा ही चालाक और शातिर किस्म का ये नज़र आता है। तो ये फूड चेन हो गए या फार्मेसीज हो गए, ये ग्रीन कलर की इसने एक मखसूस टी शर्ट पहनी हुई है। लेकिन बात यह है कि ना, बकरे की माँ ने कब तक खैर बनानी है। अब बिलाखिर हाथ आया, लेकिन हाथ आते आते फैमिली तो सेट कर गया ना। फैमिली बाहर सेट कर दी, बेटी डॉक्टर है, बेटा बाहर पढ़ रहा है। कमाल है। क्या आपको लगता है कि यही करते करते इसने सारा कुछ बना लोग अपनी जमा पूंजी जमा करके अपनी किसी औलाद को, वो भी जो पढ़ने में अच्छी हो, उसको बाहर बेच दें। तो इसने दूसरों की जमा पूंजी लेके कर दिया ना। दूसरों की जमा पूंजी जो उन्होंने नजीर शाह से बात कर लेते हैं। चले नजीर, आखिर ये पकड़ा गया शख्स, और कुछ बताइए इनके बारे में। इतना कुछ तो हमें पता चल ही गया है कब से ये काम कर रहा था, और ये शख्स बजाते खुद सिर्फ वारदातें ही करता था, इससे पहले इसको कोई बैकग्राउंड है? क्योंकि कहीं जॉब करता था, या क्योंकि बेटे को बाहर भेज दिया, बेटी को डॉक्टर बना दिया, सिर्फ क्राइम्स करके तो उसने ये काम नहीं किया होगा। बिल्कुल, देखें, मैं इसका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी तमीज़ बांधूंगा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और जो हमने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा कि मादनियात नबातात का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसका सूबा सिंध का शहर कराची है, जहाँ दूर दूर से लोग डाकू यहाँ पर वारदातें करने के लिए आते हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अफ़गानिस्तान से भी यहाँ बाकायदा प्लानिंग करके मनसूबा करके घरों पर डकैतियाँ और स्ट्रीट क्राइम करने आते हैं। तो इस शहरियार के मुतालिक जो हमारे सामने तफसीलात आई हैं, इसने 2 दर्जन से ज़ायद वारदातें की, जिसमें 20 के करीब जो वारदातें वो एक ही पैंट, एक ही शर्ट, उसी बैग में, उन्हीं जूतों में की गई। इसको कोई डरो खौफ नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी 2009 में फिरोज़ाबाद थाने का एक ASI शहीद कर चुका था, जिसके जुर्म में 12.5 साल इसने उम्र कैद की सज़ा भी काटी, और कुछ अरसे पहले इसको इसीलिए रिलीज़ कर दिया गया कि इसका हुस्न सलूक देखकर इसको कुछ तो थोड़ा पहले रिहाई मिल गई थी। जिसके बाद ये बाहर आया। इससे जब मैंने बात की तो ये बगैर किसी 3rd डिग्री के फर तोते की तरह बोल रहा था। मेरे सामने इसने पुलिस को कहा, आपको जो पूछना मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी डकैतियाँ की हैं। मैंने इससे पूछा कि ये तुमने पुलिस के कपड़े क्यों पहनते थे? तो सबसे पहले तो उसने ये बताया कि मैं इसलिए पुलिस के जैसे यूनिफॉर्म पहनता था। आप किसी भी पुलिस एहलकार को देखें, जब वो थाने से घर जा रहा होता है या थाने आ रहा होता है, तो एक बैग लटका होता है जिसमें शर्ट रखी होती है और बाकी पैंट और जूते वही होते हैं, ताकि वो थाने जाकर कपड़े तब्दील कर ले या घर चल जाए। इससे पूछा गया ये आपने लिया कहाँ से, तो इसने मुझे बताया बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि इसने सरीना मोबाइल मार्केट के बाहर से एक पुलिस एहलकार की पैंट चोरी की, लाइट हाउस से इसने पुलिस के जूते खरीदे, पेशावर से इसने पिस्तौल खरीदी, और इसने हर दूसरे दिन ये एक वारदात करता था, और उसके बाद 3-4 वारदातें करने के बाद ये लाहौर चला जाता था। वहाँ पर मज़े से ये अच्छे 4 स्टार होटल में रहता था, और उसके बाद जब इसके पैसे खत्म हो जाते हैं ये फिर से कराची वारदातें करने आ जाता था। इसने पिस्तौल कहीं से ली, जूते कहीं से चुराए, पैंट कहीं से ले ली, अपने शहर से भी कुछ चुराया, या फिर वहां सिर्फ वारदात करके और वहां ले जाता था? ये देखे, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा, तो कुंभा उसने दूसरी जगहों से जोड़ा है। वारदातें ये सिर्फ और सिर्फ कराची में करता था, और लाखों रुपए की इसने डकैतियां दिनों में की हैं।
कराची पुलिस उसको छल्लावे के नाम से इसका नाम था, इसके पीछे पागलों की तरह तलाश जारी थी और इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी और इसके अंदर कई थाने थे जो काम कर रहे थे, जिसमें फिरोजाबाद साउथ के थाने, ईस्ट के थाने और सिटी के थाने, क्योंकि इसने मुख्तलिफ एरियाज में डकैतियाँ की फैमिली का भी तो बताएं थी, नज़ीर। जिसमें कराची के तकरीबन हमने सुना है देखिए, बेटा इसकी एक बाहर बेटी कराची पढ़ता में है। मेडिकल हाँ। कर रही है, डॉक्टर है। एक बेटा इसका यूएसए में मौजूद है, जो वहाँ पर भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अपनी वालदा के साथ सुरजानी जो लियारी 33 कहलाता है वहाँ पर रहता है। अच्छा। इसने अपना पिस्तौल और अपने वो जो कपड़े तब्दील करके आता था वो भी वहाँ रखा हुआ था। इसकी बीवी ने सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पर, जो ये मुजरिमाना जहनीत का था और ये जो काम करता था, तो उसकी वजह से उसकी जो बीवी ने खुला ले ली थी, अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और इसका यही कहना है कि इसको कोई डरो खौफ नहीं होता था, ये जाता था। इससे मैंने सवाल किया कि सिर्फ मेडिकल स्टोर और फूड चेन्स पर ही क्यों डकैतियां करता था, तो इसका ये कहना था क्योंकि इन दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा कैश होता है। आपको पता है हमारे जो मेडिकल का शोबा है वहाँ पर दवाइयाँ कितनी महंगी फ़रोख्त की जाती हैं, तो आवाम का बदला समझे ये डाकू उन जगहों से ले रहा था जो महंगी अद्वियात फ़रोख्त करते हैं। और इसके अलावा यानी कि प्रॉपर क्रिमिनल माइंड नज़ीर, ऐसा लग रहा है कि हम कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं। छोटा मोटा जिसको कहते हैं ना जबान में जो स्लैंग होती है कराची को, टुच्चा नहीं था ये, मतलब बादा प्रॉपर ये मामला करके नज़ीर चलता एक था चीज़ ये। और बता दें, कहीं पे क्या लाहौर में जॉब शॉप भी करते थे, इनका तालीमी रिकॉर्ड क्या है, इस बारे में कुछ बताया इन्होंने? देखें, इसने ये तो बताया कि ये पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी तालीम के बारे में तफसीलात हासिल नहीं हो सकी हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर ज़रूर इसकी गिरफ्तारी में काम आया है, जिसे होटल आई कहा जाता है। और जिस तरह ANPR कैमराज होते हैं जो कराची में सेफ सिटी बनाने के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए जा रहे हैं, आपने भी देखे होंगे कि मोटरवे पर और कराची मुख्तलिफ जगहों पर वो कैमरे नस्ब होना शुरू हो गए। तो इसी तरह कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ जितने भी बड़े होटल्स हैं उनमें होटल आई लगा हुआ है कि कोई भी अगर मुलजिम उस होटल में रहाइश इख्तियार करता है, जाता है, तो वो कैमरे में जैसे ही आएगा तो पता चल जाएगा कि इसने इस जगह पर वारदातें की हैं। और इसकी पहचान भी आपको मैं बता दूं, जो पुलिस ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताई है कि ये पुलिस ने इसकी शनाख्त नहीं की है। अच्छा। बल्कि पुलिस ने जेल में इसके एक पुराने मतलब जेल में कुछ कैदियों से रब्ता किया, उनसे मदद की कि यार इसको कोई पहचानता है। तो एक कैदी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये शहरियार है, और शहरियार का जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वो 2009 में भी एक वारदात में पकड़ा तो गया ना, पकड़ा गया। चले ठीक है नज़ीर, चले एक ये तो पकड़ा गया, लेकिन अब शहर कराची का मतलब क्या करे। और एक और वारदात हुई और एक और जो शहरी है इस शहर का, वो जो है वो जान से अपनी हाथ धो बैठा है। गुज़िश्ता रात की हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये इकलौता बेटा अपने वालिदैन का, निहाल इसका नाम, और इसने मज़ाहमत पे, डकैती मज़ाहमत पे इसको मार दिया गया है। अपने मामू के साथ ये जा रहा था और मामू के साथ जाते हुए इसको लूटने की कोशिश की गई है। और जब लूटने की कोशिश की गई तो जो निहाल है उसने तो इसको, निहाल ने को मार दिया फायर करके। जो दूसरा डाकू था उसने इसको मारा और फिर वो वहां से भागा और फिर ये तमाम क्या कहें, अपने कहते हैं ना वालिदैन का इकलौता बेटा, और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया। बात कर लेते हैं इस पर दोबारा। नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, इस वाकये की क्या डिटेल अभी तक है और क्या पुलिस मजीद बता रही है? बिल्कुल, देखें, ये निहाल अपने मामू अयाज के साथ गुलशन मेमार से आ रहा था, और जो इब्तदाई मालूमात यही कहती हैं कि ये अपने जो कारोबार करते हैं और ये अपने काम से अपने घर की जानिब जा रहे थे। जमाली पुल के करीब इनको 2 डाकुओं ने रोकने की कोशिश की, तो जो निहाल के पास पिस्तौल मौजूद था, जो बताया जा रहा है लाइसेंस याफ्ता था, वो उसके मामू का था, ये इसका अपना था, ये सामने आना बाकी है। लेकिन उसने इन मुलजिमान पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों डाकू ज़ख्मी हो गए। जिसके बाद एक डाकू की जानिब से जब इन पर फायरिंग की गई तो इसका मामू और ये भी शदीद ज़ख्मी हुए। जिसके बाद जो निहाल है ये मौके पर ही जाबाग हो गया, जबकि जो फायरिंग से एक डाकू मौके पर हलाक हो गया, जबकि दूसरा डाकू झाड़ियों की जानिब भागा। इसी दौरान वहाँ पर गश्त पर मामूर पुलिस भी पहुँच गई थी, तो उनकी जानिब से भी कॉर्डन किया गया। तो दूसरा डाकू भी जो है वो मुबैन मुकाबले में या जो निहाल की इब्तिदाई जो गोलियाँ लगी थी उसी से बताया जा रहा है वो मारा गया। तो 2 डाकू तो मारे गए, लेकिन 3rd सेमेस्टर का एक तालिब इल्म
जो कारोबार भी अपने मामू के साथ करता था, उनका अपनी फैमिली का हाथ बटाता था, वो एक और कराची का समझे कि ये जवान है, नौजवान है, जो डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मारा गया। पुलिस की जानिब से इस वाक़े की मज़ीद जो है तफसीलात हासिल की जा रही है। दोनों डाकुओं का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो तलाश डिवाइस या नादरा के जब फिंगरप्रिंट सामने आ जाएंगे तो उनका मज़ीद रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा कि इससे कबल वो कितनी वारदातों में मुलविस थे। लेकिन हाईवेज़ पर इस तरह की वारदातें किसी भी जगह पर डाकू रोक कर लूट मार करते हैं, शहरियों को लूट लेते हैं। ये सिर्फ कराची नहीं, हाईवे नहीं बल्कि पूरे कराची का यही हाल है। पूरे कराची का यही हाल है, पूरे ठीक कराची है। का यही बिपता है। ठीक है, थैंक यू सो मच नज़ीर। और ज़ाहिर है ये वो मामलात हैं जो हम आपको थ्रू आउट बता रहे हैं कि रमज़ान से ये जितनी हाइप बनी थी इस तरह के वाक़यात की, अभी भी ऐसे ही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और मज़ामत पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, बल्कि जो मज़ामत नहीं भी कर रहा है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लोगों को जाँबह किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस इस पर एक्शन लेगी तो देखते हैं क्या होता है। अब जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि शुरू में हमने मौसम की बात की थी तो गर्मी का हमने आज की नहीं, थोड़ा बहुत जिक्र हमने किया था कि गर्मी है, शदीद गर्मी हो रही है और दिन में तो ऐसा लगता है जैसे हवा बंद हो गई है। ठंडी हवा तो दूर दूर तक होती नहीं है, सूरज आग बरसा रहा होता है। और अभी तक तो ये रिपोर्ट आई है कि जो 2023 यानी पिछला साल गुजरा था वो जो तारीख उठाकर देखें कि पिछले कई सौ सालों की, वो गर्म तरीन दुनिया में रिकॉर्ड हुआ है। ये साल जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ने की तो भरपूर कोशिश कर रहा है। अभी बीच में है ना, मिडल जी ईयर है जी, और उसके देख लें कितना ज़्यादा है। अच्छा, होता क्या है जब मौसम गर्म हो तो अब हमारा जो जिस्म है वो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो खुदकार है, उसके अंदर भी एक थर्मोस्टेट लगा है, वो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो बरकरार रखना उसका मुश्किल हो जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसानी से दस्तयाब ग़िज़ाओं से आप इस गर्म मौसम के दौरान अपना जो अंदरून है उसको ठंडा रख सकते हैं भाई। अच्छा, अब इसमें कुछ जो चीज़ें हमें जो थोड़ी बहुत पता हैं और जो तिब्बी माहिरीन बताते हैं, ज़ाहिर हमें पता भी इसलिए है कि जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं या जो दही है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग लस्सी की सूरत में दही का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वैसे ही दही वो नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो शदीद गर्मी और लू के बायस हीट स्ट्रोक्स का जो खदशा बढ़ता है, अब इसके लिए किया क्या जाए। लोग गन्ने का जूस पीते हैं, फालसे का जूस पीते हैं, तुखम बलंगा, संदल से बनाए जाने वाले ऐसे मशरूबात जो आपको एक रिफ़्रेशिंग ठंडक का एहसास दें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। अब साथ ही साथ जी बहुत सारे शेक्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई गर्मी इससे दूर भगाई जा सकती है? और भी कुछ टोटके हैं जो आजमाए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं हर्बलिस्ट आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। और बताइए, हर गुजरते दिन के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही है, बहुत से लोग जो है वो करते हैं टोटके। वैसे बाय द वे जो कि सड़क किनारे चीज़ें मिल रही होती हैं उसकी हाइजीन पे हम सवाल करेंगे, लेकिन वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जो हम इवन अगर घर में भी बनाएं, वो क्या चीज़ें जो हम बना सकते हैं जिससे इस गर्मी और लू का तोड़ तो कम से कम हम कर सकें ना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पानी का इंटेक को समझना बहुत ज़रूरी है कि पानी का इंटेक, हम लोग कहते हैं नॉर्मली कि 6 से 8 गिलास अगर पी लिया तो हमारे लिए इनफ है। तो मुझे सिर्फ लोगों से एक सवाल होता है कि क्या एक बंदा जो कि 42 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड में रोड पर चल रहा है या कोई काम कर रहा है, और एक बंदा जैसे हम आप एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, क्या इन दोनों की रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर में कोई फ़र्क नहीं होगा? तो ऑब्वियसली होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। आजकल जितनी ह्यूमिडिटी है, जितनी गर्मी है, जो खातून किचन में 6 घंटे काम कर रही हैं, अगर वो 8 घंटे 8 गिलास पानी पिएंगी तो ऑब्वियसली आई थिंक उनके लिए वो इनफ नहीं है। अगर बात की सिम्टम्स की कि क्या सिम्टम्स होते हैं, आजकल हर दूसरी खातून या मर्द या जो भी हम कहें कि हर दूसरा फ़र्द इसमें मुलव्वस है या इसमें फेस कर रहा है, हल्का सा सर में दर्द की कैफियत, नौजिया या मतली की कैफियत, हल्के से चक्कर की कैफियत, लिथार्जिक होना, थकन का एक कैफियत होना, और इसके साथ साथ भूख का सही तरह ना लगना, और कुछ लोगों को थोड़ा सा लाइट ग्रेड फीवर भी हो जाता है। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि पानी या नमकियात की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो बात यह है कि घर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हम अभी जिक्र करते हैं, इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ मैं। प्लस एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, ख़वातीन जो किचन में काम कर रही हैं फिर डायरेक्ट वो ऐसे रूम में चली जाती हैं जहाँ एसी ऑन होता है, तो ये भी बड़ा इफेक्ट करता है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारा मैकेनिज़्म बनाया है ना इंसान की बॉडी का, वो बेहतरीन एक मशीन बनाई है। जो भी हमारा टेम्परेचर होगा बाहर का, उसको मेनटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसी वो रखे हैं, मैकेनिज़्म रखा है जो कि उसको मेनटेन करता है। जैसे कि अगर हम गर्मी में हैं तो पसीने आते हैं ताकि
वो बॉडी को एक बैलेंस कर सके, उसका टेम्परेचर बैलेंस कर सके। इसी तरह सर्दी में भी कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने उसमें वो रखे हुए हैं कि वो हमें बैलेंस करता है, हमें मैनेज करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब अगर बात की जाए कि आना चाहिए नहीं, फौरी तौर पर अगर मैं बात करूँ तो नहीं आना चाहिए। जो फौरी तौर पे चेंजेस बॉडी को मिल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके नुकसानदेह हो रहे होते हैं। तो बात की जाए पानी की, तो सबसे पहले तो पानी का इंटेक बेहतर होना चाहिए और वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वो किताब पे नहीं डिपेंड करता कि 8 होने चाहिए, 6 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग है। सिम्टम्स मैंने बताया, अगर ये सिम्टम्स है तो यकीनन आप पानी की कमी का शिकार हैं। डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स, जिसमें हम अगर बात की जाए आजकल अगर करूँ तो अल्लाह के निज़ाम ना बहुत परफेक्ट है। जो फ्रूट हमारे पास मौसम का है, मौजूद है मार्केट में, वो ना सिर्फ ये कि वो फल है एक ग़िज़ा के तौर पर है, मगर इसके अलावा वो एक बेहतरीन दवा है जो कि हमारे इस मौसम में हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। जैसे कि बात की जाए तरबूज की, इस मौसम में पानी की कमी हो रही है और पानी की कमी की वजह से थोड़ा सा लोग कभी कभी कॉन्स्टिपेटेड भी हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बेहतर करने के लिए तरबूज मौजूद है। 92% उसमें पानी है, उसमें फाइबर है जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर रखेगा, आपके पेट के एंजाइम्स को बेहतर रखेगा और पानी की कमी को दूर करेगा। बेस्ट टाइम टू हैव? मेरा मशवरा तो ये होता है कि जो हम जिसको शाम की चाय कहते हैं, चाय स्किप करें और एक बॉल फ्रूट का लें, ताकि वो सबसे बेहतर टाइम भी है, हज़म का निज़ाम को भी बेहतर करेगा। दोनों मेन मील्स के बीच में होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये बड़ा मुश्किल है चाय स्किप करना। और इसके साथ बात की जाए, इसके साथ अगर बात की जाए तो तुख्मे बालंगा लिया जा सकता है, इलायची का शरबत लिया जा सकता है। अच्छा, जितनी भी कंडीशंस हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए अगर बात की जाए तो एक छोटा सा नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ, बहुत कॉमन है, आप किचन में सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। शिकंजी, नींबू पानी, तीनों अल्फाज से अलग अलग जगहों पे इसको जाना जाता है, जिसमें लेमन होता है, पानी होता है, नमक होता है, चीनी होती है। नॉर्मल बनाएं, एक जग बनाएं बड़ा, जिसमें 2 नींबू हो, 2 चमचे चीनी हो, आधा चमचा नमक हो, पूरा जग का पानी हो। उसमें आखिर में एक आधा चाय का चमचा तकरीबन पहाड़ वाला, थोड़ा सा अनलेवल्ड, उसमें मीठा सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अगर वो डाल दिया जाए तो ये तमाम बच्चों को, मैं तो अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि स्कूल से बच्चे घर आएँ या ऑफिस से उनका हस्बैंड घर आए या आप किचन से बाहर निकलें तो ये पानी ज़रूर पिएँ। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बेहतर करेगा, आपके जो सोडियम लेवल्स हैं उसको बेहतर करेगा, हाइड्रेट रखने में भी मदद करेगा। तो इसको हम बना के रख सकते हैं? इसको बना के भी रख सकते हैं, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम कर ले, कोई इशू नहीं। ORS की कंजम्पशन वो कितनी हो सकती है, वो उसका रिप्लेसमेंट है या? ये जो मैंने नुस्खा बताया ये कुछ हद तक ORS का रिप्लेसमेंट हो सकता है। ORS केमिकल बेस्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब जो रिसर्चेज आ रही है वो रेगुलर बेसिस है, मतलब 20 दिन 25 दिन रेगुलर। जो गालिब भाई फिर एक तो नारियल का पानी, उससे बेहतर इलेक्ट्रोलाइट्स तो कहीं हो ही नहीं सकते ना। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने किचन में आप बात कर ली, खातून की तो भाई आपने बात कर ली, जो मर्द हज़रात हैं जो एक्सरसाइज वगैरह कर, और खातून भी कर रही है एक्सरसाइज, बट वो शिकायत करते कि यार बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए तो पानी पिए जाए। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि भैया पानी से वर्कआउट की कमी पूरी नहीं होने जा रही है। मैं चाहूँगा कि इस पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो जो मिनरल्स जो वाइप आउट हो रहे हैं उसको रिप्लेनिश कैसे करें। सर सबसे अच्छा, जैसे मैंने अभी ये जो नुस्खा बताया, नींबू पानी में मीठा सोडा, इसमें 2 चमचे शहद भी ऐड कर लें। वो आपकी शुगर को बैलेंस करेगा, वो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुआ है पसीने के खराज की वजह से उसको बेहतर करेगा, आपके नमकियात को बेहतर करेगा और आपको हाइड्रेट रखने में भी मदद करेगा। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो कोई ऐसा काम हो, या जिस तरह बाइकर्स हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा है जो गर्मी में रात दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक फूड सर्विसेज और भी अगर देखा जाए ऑफिस के लोग भी, राइडर्स वगैरह तमाम लोग जो बाहर होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। अच्छा, बात करें अगर फलों की, तो इस मौसम में जिगर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है किसी न किसी ज़ुमरे में गर्मी की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फालसा दिया हुआ है। हमारे सकाफ़त का हिस्से की बात करूँ तो इस मौसम में हमें कैरी का शरबत मिलता है, इस मौसम में हमें आलू बुखारे और इमली का शरबत मिलता है। ये तीनों वो शरबत हैं या तीनों वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमारे जिगर के अफ़ाल को भी बेहतर करती हैं, हमें हाइड्रेट रहने में भी मदद करती हैं। विटामिन सी इसमें होता है जो कि हमें ओवरऑल हेल्दी भी रखता है, डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो अगर हम इस्तेमाल करें जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा भी रही हैं और ये दवा का काम भी करेंगी, ग़िज़ा का काम भी करेंगी और लुत्फ़ तो है ही, मज़ा है। एक बड़ा इशू जो है बच्चों को पानी कैसे, उनको पानी एक तो पीते नहीं है, डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, उन्हें कैसे लाया जाए। दूसरे, ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन डिटॉक्स वाटर का बड़ा आजकल फैशन है। मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चों को जो कि कुछ मंथ्स के हैं, उनको उनकी माएँ डिटॉक्स वाटर दे रही हैं, उनको तो ज़रूरत भी नहीं है। तो ये ज़रा एड्रेस करेंगे इशू। देखिए, डिपेंड करता है डिटॉक्स वाटर में आप क्या डाल रहे हैं।
अगर सिर्फ खीरा और कोई एक वेजिटेबल या कोई एक फ्रूट है और उसके साथ पुदीना है, हल्का सा लेमन है, तो ये ना सिर्फ ये कि हमने डिटॉक्स वाटर का नाम दे दिया है, मगर अगर देखा जाए तो ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर रखेगा, मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करेगा। दैट्स इट। इसमें कोई केमिकल बेस्ड चीज़ नहीं है। इसका हर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नुकसानदेह ज़रूर हो सकता है। लेना चाहिए, ले सकते हैं, बट एक लिमिट के अंदर लें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गालिब आगा Thank you so साहब, much. और Thank you. उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बड़ा ही ये हेल्पफुल सेगमेंट रहा होगा। हाइड्रेट रखें अपने आप को, मुख्तलिफ चीज़ें करें और सेहतमंद रहें। और पानी का इंटेक बढ़ाएं और ये ना सोचें कि जी 8 ग्लास पानी इज़ इनफ, क्योंकि जितनी गर्मी है, जितनी स्वेटिंग हो रही है, तो आपको पानी का इंटेक Please. बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और बाकी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक ख़बर है कराची से, वो शेयर कर लेते हैं। रेंजर्स और पुलिस की खुफिया मालूमात पर लियारी में मुश्तरका कार्रवाई हुई है। भत्ताखोरी, दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि मुल्ज़िमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखू ग्रुप से है और मुल्ज़िमान अब्दुल मुबीन और ज़ैनुल आबिदीन उर्फ ज़ैन से असलहा बरामद भी हुआ है। 2023 में वसीउल्लाह लाखू ग्रुप में शामिल हुए और मुल्ज़िमान ने वसीउल्लाह लाखू के कहने पर मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी और दीगर वारदातें की हैं। चलिए एक ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। 10 बज गए हैं, हमारा शो जारी है। 2 घंटे का हमारा शो होता है और जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अभी आप काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। आपका फीडबैक हमें आ रहा होता है फेसबुक पेज पे, बाखबर सवेरा के नाम से। एक्स ऐप पर भी हैं हम, और अगर आप मिस कर देते हैं हमारा शो तो शाम 4 बजे देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। ऐसे तो आप हमें मिस नहीं करते हैं देखना, बराह रास्त आप देख रहे होते हैं। अच्छा फैसल, मैं ब्रेक में थोड़ी देर पहले ही सोच रही थी कि अब वो टाइम आ गया है बिकॉज ऑफ जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे इंटरनेट के, सोशल मीडिया के, वहाँ थोड़ा सा नुकसान ये हुआ है कि जो एक आमने सामने बैठकर जो एक बैठक हुआ करती थी, जो गुफ्तगू हुआ करती, जो नशिस्त हुआ करती थी, वो कल्चर बड़ा ख़त्म हो गया है। अब लोग जूम पे या दीगर ऑनलाइन तरीक़ों से मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर हम देखें जो अदब और सकाफ़त से रिलेटेड मामलात हैं, वहाँ पर भी अब वो गहमा गहमी नज़र नहीं आती है। लोगों ने एक तो पढ़ना छोड़ दिया है, हर चीज़ इसमें एफर्ट करनी पड़े ना, वो काम करना हमने छोड़ दिया। लेकिन देखें फिर कुछ लोग हैं हमारे ही मुल्क के, हमारे ही शहर के, जिन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत को समझा कि जहाँ लाहौर हो या कराची हो या दीगर शहर, वहाँ की अदबी महफिल को एक बार फिर सजाया जाए, वहाँ की जो रौनकें हैं उनको दोबारा लौटाया जाए। और कई साल पहले कराची आर्ट्स काउंसिल में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हुआ और मुझे याद है कि फिर उसको मज़ीद परवान चढ़ाया गया। पहले सिर्फ उर्दू ज़बान, उसके बाद मुख्तलिफ जो दीगर हमारी ज़बानें हैं, इलाकाई ज़बानें, उनको शामिल किया गया और अब तो माशाल्लाह हर सूबे में ये चीज़ हो रही है। तो इस बार वादी बोलान में अदब और सकाफ़त की रौनकें बहाल करने का मिशन लिए लोग पहुँच चुके हैं। पहाड़ों के दामन में अदबी मेला सजाने की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कोयटा में पहली बार पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है। यानी कि सोचें, पहली बार कोयटा के जो बासी हैं या ओवरऑल बलूचिस्तान के जो बासी हैं उनको ये शर्फ हासिल होगा। और ज़ाहिर है उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज भी, वहाँ पर जो बोले जाने वाली ज़बानें वो भी बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन उर्दू ज़बान का फ़रोग ज़ाहिर है फिर इसी तरीके से मज़ीद आगे बढ़ेगा। और लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें नसर है, उसमें नज़्म है, उसमें शायरी है, उसमें बहुत कुछ है जिसमें हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। सटायर में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत ऐसी बातें जो अगर आप एक सादा अल्फाज में लोगों को बताने की कोशिश करें तो वो उन्हें चुभती है, सख्त लगती है, गिरा गुजरती है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा ह्यूमरस करके बात बता दें, थोड़ा विटी सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बताएं, तो वो बात समझ भी आ जाती है और लोग बुरा भी नहीं मानते। अच्छा, ये हो रहा है ब्यूटम्स कोयटा में। ब्यूटम्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है कोयटा की, ब्यूटीफुल। आप जैसे एंटर करते हैं तो बड़े बड़े दरख्त जो हैं, उसकी पूरी एक सड़क है जो कि दोनों तरफ आप, हम तो सिर्फ जामे कराची में हम उसका तारीफ़ करते रहता है, हालांकि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है ब्यूटम्स। लेकिन चलें, अब आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत मुल्क के बड़े शहरों में सकाफ़त और अदब के ये फ़रोग़ के लिए काबिल सताइश कोशिशें जारी हैं और बड़े ज़बरदस्त सेशंस होते हैं यहाँ पे। मुल्क भर से क्या इंटरनेशनली लोग आते हैं और जो सिर्फ एक माशरे
की आज़ादी है ना, वो इसी चीज़ से साबित होती है कि आप गुफ्तगू कैसी करते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, जो गुफ्तगू करने की होती है उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। और जो इसका जो पिक ऑफ द थिंग होती है ना, वो होती है जब ये इवेंट ख़त्म होता है और जो कल्चरल नाइट होती है, दैट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल, और ये ना सिर्फ ये बल्कि एक फिक्री सोच इससे परवान चढ़ती है लोगों के अंदर। जैसे कि आपने कहा कि इसमें नामवर अदीब हैं, लिखारी हैं, शोरा हैं, फ़नकार भी शिरकत करते हैं। तो अब इसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती है, जो करंट इस वक्त रेलिवेंट सिचुएशन होती है उस पर बात होती है। तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत मुल्क के बड़े शहरों में तो होता ही है इसका कहते हैं इनेकाद, लेकिन अब कोयटा में पहली बार होने जा रहा है और आज 15 मई है, आज से इसका आगाज़ होने जा रहा है। सो आने वाले दिनों में इस बारे में आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ हम कर लेते हैं मईशत की बात। और स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर पहले 6 माह की रिपोर्ट जारी की है। रवा माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हुए हैं और IMF के साथ जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट से बैरूनी अकाउंट पर दबाव को कम करने में मदद भी मिली है। ये रिपोर्ट बताती है कि मईशत और बैनुल-अक़वामी अजनास की कीमतों में जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, उसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई में कमी आई है। अच्छा, महंगाई में कमी इस तरह आई है कि महंगाई में जो एक तेज़ी से इजाफा अपवर्ड की तरफ जा रहा था सारा मामला, वो थम गया है। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जी थोड़ा स्टेबल है। रवा माली साल में औसतन महंगाई 23 से 25% तक रहने की तवक्को भी जाहिर की गई है और आइंदा माली साल में महंगाई मज़ीद कम होकर 5 से 7% तक आने की तवक्को है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और मरकज़ी बैंक की रिपोर्ट अपनी जगह, ताहम IMF ने मज़ीद टैक्स आयद करने और मराद ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। और जब टैक्स की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कौन सा तबका परेशान होता है? वो तबका जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो है सैलरीड क्लास। तो अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि तनख्वाहदार पर मज़ीद टैक्स, गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी मज़ीद महंगी होंगी। जबकि अल्लाह अल्लाह करके कुछ 2 कंपनीज ने सोचा था जी कि चलो जी गाड़ी के पैसे हम थोड़े कम कर लें, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब IMF मज़ीद ये कह रहा है कि मरात याफ्ता शोबे जो हैं, महंगे प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर पे भी कहा है कि जी उन पे भी टैक्स लगाया जाएगा। कैपिटल गेन जो टैक्स था उस पर छूट थी, उसको ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। तो इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं माहिर माशियात खुर्रम शहजाद से। खुर्रम साहब, ये जो पहली जो 6 माह की आउटलुक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट जो स्टेट बैंक ने दी है वो तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके बरक्स जो IMF हैं वो इतनी अच्छी बातें नहीं कर रहा है। वो कहता है कि जी हमें मज़ीद टैक्सेस भी लगाने हैं और मराद जितनी हैं वो कम करनी है। जिस पे ऑलरेडी टैक्स है इतना, उसके पास तो इतनी मराद है भी नहीं। उन किसकी तरफ इशारा है ये? जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। देखें, ये IMF तो कभी भी अच्छी बातें नहीं करता। IMF तो हमेशा जो है ज्यादातर इस तरह की जो है स्टेटमेंट्स देता है, क्योंकि उसको ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव रहना ज्यादा बेहतर लगता है और वो वर्ल्ड इकोनॉमी में भी इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज में, खासकर हमारी जैसी इकोनॉमीज पे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, टैक्सेस उस तरह से वसूल नहीं किए जाते या टैक्सेस उस तरह से लगाए नहीं जाते और फिर कर्जे बढ़ जाते हैं और ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ महंगाई में इजाफा होता है, करेंसी जो है डिवैल्यू होती है, शरह सूद बढ़ जाती है। तो ये सारे आपको पता है चीजें हमारे साथ हुई भी हैं। तो IMF ये कहता है कि जी आप जहां से टैक्सेस नहीं ले रहे, एटलीस्ट वहां से टैक्सेस लें, जिसके अंदर 2-3 एरियाज हैं जो इन्होंने पहले भी आइडेंटिफाई किए थे और हमने खुद भी आइडेंटिफाई किए और हमें खुद भी शायद उन पे टैक्सेस जो है वो उनसे लेने पड़ेंगे, उन एरियाज से, या फिर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जिसमें कुछ रियल स्टेट है जिसमें जो टैक्सेस कुछ लगे हुए तो हैं बट उस अमाउंट से जो है वो कलेक्ट नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर उनकी वैल्यू, जो प्लॉट्स की वैल्यू है या जमीन की जो वैल्यू होती है, आपको पता है वो मार्केट वैल्यू पे ज्यादातर जो है वो ट्रेड नहीं होती और या फिर वो डॉक्यूमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से टैक्सेस में इजाफा नहीं होता और फिर लोकल इकोनॉमी या प्रोविंशियल इकोनॉमी जो है उस तरह से काम भी नहीं किया, जिससे जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो बढ़ सके। इसके अलावा जो है आपको पता है रिटेल एंड ट्रेड होलसेल का सेक्टर बहुत बड़ा है, तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन वो रिटेल शॉप्स हैं, जो कि बड़ी शॉप्स की बात कर रहा हूँ, जो कि 1% या उससे भी कम टैक्स देती हैं। टोटल जो है इनका जो GDP का पोर्शन है वो 20% से ज्यादा है, तो 1% से भी कम टैक्स देती हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है, जिसके अंदर तकरीबन कोई 22-23% का जो है हिस्सा है पूरी इकोनॉमी में, लेकिन वो हार्डली 1% टैक्स देता है। लेकिन तो इस तरह के एरियाज, सवाल ये खुर्रम कि अभी कोशिश भी हुई बीच में, ताजिर दोस्त ऐप लेकर आए, बड़ी मुहिम चलाई गई, हुआ क्या?
अब फिर सारा बर्डन अल्टीमेटली तो फिर उसी तबके पे आएगा जिनसे टैक्स और जिनको सैलरी पे टैक्स लेने के बाद दे दी जाती है। तो क्या ये जो टैक्स वाला मामला एक बार फिर से तलवार गिर रही है आम आदमी पर आकर? नहीं, मुझे लगता नहीं है सर। उसकी वजह यह है कि अब जो है ना, आप मजीद एक्सक्यूज कर नहीं सकते, क्योंकि देखें टैक्सेस जो ज्यादातर आप ले रहे हैं वो बिजली के बिलों से ले रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स के थ्रू भी आ रहा होता है इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादातर, या पेट्रोलियम के थ्रू बहुत ज्यादा आपका जो है टैक्स कलेक्ट हो रहा है, और इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इकट्ठे हो रहे हैं। और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्सेस, वो फॉर्मल इंडस्ट्रीज पे 50% तक टैक्स जो है वो टोटल अगर करें आप तो पहुंचा हुआ है, या 70% तक टैक्स जो है डबल टैक्सेशन की सूरत में पहुंचा हुआ होता है, या फिर सैलरी क्लास पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई टैक्स और इन्फ्लेशन अलग मिलती है उनको। तो मुझे लगता नहीं है कि मजीद लगाया जा सकता है। उसकी वजह ये कि वो ये इकोनॉमी को चोक कर देगा अगर आपने फॉर्मल सेक्टर पे लगाया या सैलरी क्लास पे लगाया और इन्हीं से स्क्वीज किया। मुझे लगता है इस मरतबा चाहे कम से टैक्स लगे, लेकिन करना पड़ेगा। देखें PIA की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या मैं जो है वो करेंसी एक्सचेंज वालों की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या मैं ट्विटर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं करते थे, वो की हमने, और उसमें बिल नजर आई। तो देखें अगर हम PIA कर सकते हैं, होने जा रहा है, और उसके अलावा हम करेंसी को जो स्टेबलाइज कर सकते हैं थ्रू स्मगलिंग, कंट्रोल ऑफ स्मगलिंग और इस तरह के मेजर्स देगा। स्टेट बैंक ने खुद भी इंटरवेंशन की। ये सब काम अगर हम कर सकते हैं बिल के साथ, तो ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर टैक्सेस जो नहीं दे रहा उस पर टैक्स लगाया जाए। और हाँ, मैं ये कहता हूँ कि दो काम किए जाए। एक तो फॉर्मल सेक्टर और सैलरी क्लास, इन जो टैक्स दे रहा है उससे टैक्स कम किया जाए। फिर जो सेल्स टैक्स है 18% तक हम ले गए, उसे भी हमारे से नीचे लाए प्लान के तहत। दूसरे एरिया पे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, रिटेल, होलसेल, ट्रेड, आपका रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, यहाँ पे टैक्सेस कम इकट्ठे हो रहे हैं तो ज्यादा किए जाएं, ताकि आपके यहाँ एक बैलेंसिंग टैक्स हो, और जो टैक्स नहीं दे रहा वो दे। बस इस बात पे खुद हमको मुशीर लगना चाहिए। खुर्रम साहब, मैं आपको रुकूंगा, हम आपसे एक सवाल और करेंगे, लेकिन क्योंकि हम मईशत की बात ही कर रहे हैं तो एक अच्छी मस्बत खबर ये है जी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान देखा जा रहा है। 441 पॉइंट्स का मजीद इजाफा हुआ है और एक मरतबा फिर बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स 74,972 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम ये रुझान देख रहे हैं। इसी पे हम मजीद भी बात कर लेते हैं। खुर्रम, स्टॉक मार्केट हमारी अच्छी जा रही है और हमने देखा कि मार्च में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सरप्लस हो गया। वो 9 सालों में मेरे ख्याल से पहली मरतबा हुआ है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, हम इसके बावजूद देख रहे हैं कि हमने इस वक्त अपना मॉडल, क्योंकि साफ सी बात है ICU पे था ना, जब ICU पे अपना मॉडल आ जाता है तो फिर हम या तो चीज़ें प्राइवेटाइज करते हैं या फिर हम चीज़ें दीगर करते हैं, जिस तरह कर्ज लेते हैं। हम कब उस लेवल पे आएंगे कि जब हम जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं? हम कमाने पे कब आएंगे? हम अपने लोगों से कब तक लेते रहेंगे? और हम इन चीज़ों पे कब आएंगे कि हम अपनी GDP को ग्रो कराएं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए 4 एरियाज हैं जो कि हम हैंडल कर लें अगले 2 साल या 3 साल में मैक्सिमम, और इसी दौरान हमारी ग्रोथ आएगी और बहुत जल्दी आएगी। मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह जिस तरह से अब प्रोग्रेस होना शुरू हुई है और स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, ये अगर कंटिन्यू करते हैं और गवर्नेंस मॉडल अपना ठीक करते हैं, इसके साथ साथ 4 एरिया जो मैंने बताया कि अपना कर्जा जो है हम कंट्रोल करें। कर्जा हमने काफी ज्यादा लिया है और उसको हमने इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया, अपने लोगों की बेहतरी में कन्वर्जन नहीं की पिछले कई सालों में, नंबर 1। सेकेंडली, आपका एनर्जी सेक्टर जो है ना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एनर्जी सस्ती हो, अवेलेबिलिटी हो, और आपकी इंडस्ट्रीज को अवेलेबिलिटी हो, और वो जो है एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट मार्केट को ज्यादा हम टैप करें। थर्ड जो है वो टैक्सेस का कम करना, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल टैक्सेस कम करें ताकि उनकी एबिलिटी टू इन्वेस्ट हो बढ़े, वो अपना इन्वेस्ट तो कर सकें। आपने इतने टैक्सेस कर दिए हैं और उससे टैक्स नहीं लेते जिससे लेने चाहिए, इवेंचुअली हम टैक्स पे करें, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो कि फाइलर तो जो है करते हैं टैक्स पे। चौथा एरिया जो है वो, जैसे मैंने कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन, जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं, इनसे निकलें एक प्लान के तहत निकलें, तरीके से निकलें, और आपको वैल्यू भी मिलेगी और इंडस्ट्रियल जो है ग्रोथ भी होगी। सेक्टर के रिफॉर्म्स के साथ आप जो है ना प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम अटैच करेंगे। सेक्टर के रिफॉर्म्स होंगे, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स होंगे, एविएशन के रिफॉर्म्स होंगे, तो इन्वेस्टर फिर खुश होगा कि जी आपने रिफॉर्म्स के साथ मुझे कोई चीज दे रहे हैं ताकि मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकूं। तो ये 3-4 एरियाज हैं, और गवर्नेंस ओवरऑल ये बेहतरी हो, और
और सॉरी छठा एक पॉइंट बहुत अच्छा है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का हिस्सा होना चाहिए, जो कि लोकल डिवोल्यूशन होनी चाहिए पावर्स की, ताकि आपकी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो लोकलाइज हो और काउंसिल लेवल पे आए चीजें। ये हमने 3-4-5 काम कर लिए तो आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और आप इस पूरे खित्ते में बहुत बेहतर इकॉनमी जो है वो बन के निकलेंगे। इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो मच खुर्रम हमारे साथ थे। और जैसे कि इससे पहले स्टॉक मार्केट से भी आज मजबूत हम रुझान देख रहे हैं, 441 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अब ये जो रिपोर्ट है ये भी बता रही है कि महंगाई में कमी हो सकती है आने वाले साल में। अब देखना यह है कि इसके लिए बाकायदा जो इकदाम होने हैं वो क्या होते हैं। और जो ये खबर है, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब मज़ीद तनख्वाहदार जो तबका है वो टैक्स नहीं बर्दाश्त कर सकता है। खुदारा उन पर रहम करें, उन लोगों पर टैक्स लगाएं जो इनकारी है टैक्स देने से और टैक्स नेट में शामिल होने से। एब्सोल्युटली। चलिए अब एक डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करनी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अदालती अमले ने बताया कि सिक्योरिटी वजूहात पर ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। सो बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। बताइए बाबर। जी हाँ, अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होना थी और आज तमाम मुल्ज़मान को भी पेश होना था, वकला को पेश होना था। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये इकदाम किया गया है। जेल हुकाम की जानिब से फाजिल अदालत में एक खत भी लिखा गया है जिसमें सिक्योरिटी वजूहात का जिक्र किया गया है। न सिर्फ अडयाला जेल बल्कि पंजाब की दीगर जेलों का भी जिक्र किया गया है कि यहाँ सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुलाकातों पर भी पाबंदी है, जिस पर अदालत ने आज बगैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी कर दी है। अदालती अमले का कहना है कि कुछ देर के बाद आइंदा मुकर्ररा तारीख इत्तला कर दी जाएगी। जी बाबर, थैंक यू सो मच। और एक और अपडेट आपको दे देते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज के केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई है। साइफर अपीलों, नैब तोशा खाना कॉल अप नोटिस के खिलाफ समाअत नहीं होगी। बात करेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। बताइए हुसैन चौधरी, क्या वजूहात हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की केसों की काज लिस्ट मंसूख कर दी गई है और आज तमाम केसों की जो समाअत है वो नहीं हो सकेगी। साइफर अपीलों की समाअत जो है वो 2 बजे मुकर्रर थी, जबकि तोशा खाना नैब की जो नई इंक्वायरी है उसमें नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ जो केस था वो भी मंसूख कर दिया गया है। ज़राए हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए हैं और चैम्बर बात कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज जो 190 मिलियन जो केस में बानी पीटीआई की जमानत का फैसला महफूज हुआ था, अब वो फैसला आज वो लिखेंगे, तहरीर करेंगे। इसी वजह से आज तमाम केसों की जो काज लिस्ट है वो कैंसिल कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, एक और मामला आपके सामने रखते हैं। मेजर बाबर नियाजी शहीद की नमाज जनाजा योब कैंट में अदा कर दी गई है। इसी वाले से हम बात कर लेंगे अपने नुमाइंदे लईक़ुर रहमान से। जी लईक़, आगाह कीजिए। मेजर बाबर नियाजी शहीद की नमाज जनाजा योब कैंट में अदा कर दी गई है। ISPR का कहना है कि आला फौजी, सिविल अफसरान, अवाम और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की है। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर बाबर नियाजी 14 मई को बलूचिस्तान के ज़िला योब में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। मुसल्लह फ़ौज कौम की शाना बशाना खड़ी है और हम सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। चलें अब बात कर लेते हैं कुछ फैमिली के हवाले से। और फैमिली कहते हैं ना, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक एंटिटी होती है आपकी लाइफ में और यहीं से आपकी तरबियत भी होती है, यहीं से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो एक रिवाज है, ट्रेडिशन है, सब कॉन्टिनेंट का ट्रेडिशन देख लें या ईस्ट का देख लें, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दादा दादी, नाना नानी, इनके घरों में जाना बच्चे बड़ा सीखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर भी ख़त्म होता जा रहा है और बहुत सारी मिसालें वेस्ट की भी दी जाती हैं। लेकिन फैमिली एक ऐसा यूनिट है, जब एक शख्स शादी करता है, अपनी फैमिली एक्सपेंड करता है, तो फैमिली वहीं से शुरू हो जाती है। तो आज का जो दिन है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली फैमिली डे मनाया जा रहा है। क्या अहमियत है, क्या एक इंडिविजुअल की लाइफ में फैमिली किरदार अदा करती है और कितना ज़रूरी है कि आज के दौर में जब हम देख रहे हैं नफसा नफसी है, लोग तन्हाई का शिकार हैं, लोगों को अपना करियर बनाना है, किसी और जगह जाकर सेटल होना है, तो वो अपनी फैमिली से दूर भी होते जा रहे हैं। और बाद में जब कभी कहते हैं ना उन्हें याद सताती है या कोई ज़िंदगी में आपके फैमिली पर्सन नहीं रहता, तो फिर आप रिग्रेट भी करते हैं कि हमने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा। जैसे कि आपने कहा कि देयर इज़ अ डिबेट कि मशरिक़ में ये चीज़ थी जो कि ख़त्म हो रही है
और वेस्ट में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, आप साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू। ख़ानदानी निज़ाम, फैमिली सिस्टम किसी भी इंसान के लिए बेहद ये ज़रूरी है। हमें ज़रा बताइएगा कि हमारे यहाँ इस फैमिली सिस्टम की इस वक्त भी वही वैल्यूज़ हैं जो पहले हुआ करती थी, या फिर बहुत से लोग इसको डिबेट करते हैं कि जी क्योंकि वेस्ट में ख़राब हुआ तो हमने वो चीज़ अडॉप्ट की, और क्या वेस्ट में वाकई ख़राब हुआ और हमने वो चीज़ अडॉप्ट की और अपनी भी फैमिली सिस्टम को ख़राब किया? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से, जिसका मफहूम ये है कि खुशकिस्मत है वो शख्स जिसका रोजगार वही है जहां उसके अहलो अयाल हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है। जहां तक ताल्लुक है फैमिली सिस्टम का, तो देखिए जिस तरीके से इंसानी जिस्म का जो यूनिट है वो सेल होता है और मैटर का जो सिंगल यूनिट है वो एटम और मॉलिक्यूल होता है, इसी तरीके से किसी भी माशरे का जो यूनिट है वो एक खानदान होता है। और जब हम कहते हैं खानदान तो उससे मुराद है मैं, मेरी अहलिया, मेरे बच्चे। ये जो फैमिली है ये एक यूनिट है। अगर हम चाहते हैं कि एक मुआशरा सुधरा हुआ मुआशरा हो, तरबियत याफ्ता मुआशरा हो, खुशहाल मुआशरा हो, तो हमें इस यूनिट पर मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस वक्त ये खानदानी निज़ाम मौजूद था उस वक्त तरबियत का एक निज़ाम मौजूद था, क्योंकि हर ख़ानदान के साथ एक तहजीब होती है, एक तमद्दुन होता है, एक रवायात होती हैं। जब से ये फैमिली सिस्टम शटर हुआ है उस वक्त से इंसान इंडिविजुअल बन गया है और इंसानी हुकूक के नाम पर, जो कि बड़ा एक फ्लावरी सा नारा है जो वेस्ट ने दिया है, वो अपने सोसाइटी में, जैसे आपने इशारा किया है, जहां बहुत मादी तरक्की की है, वहां बहैसियत इंसान जो अंदर की खुशी है, जो अंदर का इत्मीनान है, वो उसकी कीमत है जो देनी पड़ी है। तो लिहाजा मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि हमें अपने खानदान को एज अ यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए और इसकी रवायात और इसकी तहजीब को दोबारा से कायम करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जावेद साहब, एक चीज़ ये है कि वेस्ट की तो खैर अलग मिसाल है, लेकिन हम अपने मुल्क में बात करें तो एक ही जॉइंट फैमिली में बहुत सारे आप सब 2 भाई रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, आपस में कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, तो ये भी वजूहात बनते हैं किसी भी फैमिली के टूटने के। तो आप समझते हैं कि जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएं तो अलग होना ही बेहतर है या रिजॉल्व करना मामलात को बेहतर है, जो कि हम देख रहे हैं बड़ी अदम बर्दाश्त है लोगों में? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये कहता हूं कि हमारे दीन के तनाजुर के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक शख्स जिसकी आपने शादी कर दी है वो कैपेबल होना चाहिए अपने अहलो अयाल को संभालने के लिए। बाज़ औक़ात सोशल रीजन और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ये मुमकिन नहीं होता, वसाइल मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से हर लड़का जो है शादी करने के बाद एक अपना अलग घर बना सके। ऐसी मजबूरी की सूरत में भी ये बहुत रिकमेंडेड है कि चाहे आप एक घर में भी रहें, मगर अपना खाना पीना, अपना उठना बैठना, उसमें एक ऑटोनॉमी होनी बहुत जरूरी है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी के 3 बेटे हैं और वो एक घर में रहते हैं और मजबूरी है, अव्वल तो बेहतर ये है कि वो सेपरेट हों, लेकिन ये अगर इकट्ठे रहते हैं तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सर, फिर सारी जिंदगी ताने भी मिलते हैं कि देखें उसकी बीवी आई, उसने अलग करा दिया, वो उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी की बात सुन ली, माँ की बात नहीं सुनी। तो ये जो जिंदगी भर को जो एक टैग लग जाता है, ये फिर आपस में जो बाद में भी रिश्ते निभाने हैं उसमें भी हर्डल क्रिएट करते हैं लोग, फिर मिलना मिलाना भी छोड़ देते हैं। लेकिन सदफ बेटा देखो, हम अपनी जिंदगी को लोगों के तानों की बेस पे थोड़ी डिसाइड करते हैं। हमें तो अपनी जिंदगी को एक एब्सोल्यूट जो करेक्ट बात है उसकी बुनियाद पर डिसाइड करना चाहिए। और दूसरा, अगर आप ही की बात को मैं आगे लेके चलूं तो खुशी खुशी अलग होने से नाराज इकट्ठे रहना ज्यादा बेहतर है। ये जो ताने बाने हैं ना, ये इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो एब्सोल्युटली सही बात है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा पेरेंट्स को कि अपने लड़कों की शादी खास तौर पर उस वक्त तक बिल्कुल ना करें जब तक कि वो इंडिपेंडेंट एक फैमिली को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। और ये अच्छा, ये चीज़ हम वेस्ट में देखते हैं कि बच्चा 18 साल का हुआ,
माँ बाप उसे कहते हैं बेटा खुद कमाओ, फिर वो अपनी एजुकेशन का भी खर्चा खुद उठाता है, चाहे वो पार्ट टाइम कहीं पे जॉब करता है, और फिर पहली शादी से पहले उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपना घर कर ले। हमारे यहाँ क्या सोचा जाता है, शादी कर दो सुधर जाएगा, शादी कर दो कमाने लगेगा। तो ये जो सोच है इसको कैसे तब्दील आने वाली लेके आएगी। हाँ। देखिए, और लड़की की किस्मत से इसके पास दौलत आएगी। मुझे ये देखें कि 50-50 साल के अम्मी, 50 साल के अब्बा एक लड़के को ठीक नहीं कर सके, एक 18 साल की लड़की आएगी किसी की, वो आके फिर जादू का छड़ी फेर के उसको ठीक कर देगी। यानी ये तो बेचारी उस शख्स, उस लड़की की कुर्बानी आप दे रहे हैं ना उसको। यानी अब्बा अम्मी बड़े भाई दाया दादा तो ठीक कर नहीं सके, वो लड़की ठीक कर देगी। और दूसरा बेटा ये कि हमें ना वेस्ट के साथ अपने आप को ना, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। अब उनके यहाँ एक सिस्टम है, और जो सिस्टम उन्होंने ओवर द ईयर्स इवॉल्व किया है, तो उसके अंदर ये है कि हमें अपनी तहजीब, अपने कस्टम सर्कमस्टांसेस, उनके हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए। अलबत्ता किसी भी और तहजीब से हम सबक सीख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। उनके कुछ उसूल इतने जबरदस्त हैं कि उनकी वजह से माशरे के अंदर बहुत स्टेबिलिटी आई है, लेकिन जो उसकी कीमत अदा करनी पड़ी है वो फर्द को तन्हाई की शक्ल में अदा करनी पड़ी है। आप जरा वहां बूढ़े लोगों को देखें, वो बेचारे किस, आप बजाहिर तो आप कहेंगे कि वो कहेगा आई एम 90 years old, आई एम लिविंग विद माई कैट, आई एम लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। लेकिन जब हम अपने आप के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि एक ज़ईफ आदमी जिसके 4 बेटे हैं जो मुख्तलिफ शहरों में काम करते हैं, और वो बेचारा स्टिक से अपनी ग्रोसरी खुद लेने जाता है और अपना टॉयलेट खुद साफ करता है, अपना खाना खुद पकाता है, तो हमारे उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हमें अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने हिसाब से हमें ये करना चाहिए। अपने बच्चों की, खास तौर पर लड़कों की तरबियत की हम हमेशा बात करते हैं कि भाई लड़कियों को हया सिखाओ, लड़कियों को शर्मो हया सिखाओ, लड़कियों को सुझाओ कि आपने कॉपरेट करना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितनी लड़कियों की तरबियत की जरूरत है, उससे 10,000 गुना लड़कों की तरबियत की जरूरत है। क्योंकि बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे घर को एक लेके चले। अगर उसको घर का सरबराह बनाया है तो वो इसलिए नहीं बनाया गया कि ये उसका कोई प्रिविलेज है, ये उसको इसलिए बनाया गया है कि वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें अपने लड़कों की तरबियत करनी चाहिए कि वो अपने खानदान को, जिसका मतलब है उसकी बीवी और अहलो अयाल को संभाल सकते हैं। प्लस हमें इस तरह की तरबियत अपनी बच्चियों की करनी चाहिए कि वो कैसे हेल्दी रिलेशनशिप अपनी नंदों के साथ, अपनी भाभजों के साथ और उन सब के साथ कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। और फैमिली वो यूनिट है, और हमारी जैसे मुल्क में ये एक ब्लेसिंग है कि हम अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तलखियाँ बढ़ाने को कोशिश करें कि वो ना बढ़ें, बल्कि इन्हें कम करने की कोशिश करें। और हमारे कल्चर में तो सीखते ही हम अपने नाना से, दादा से, दादी से। कई मर्तबा हम ये सोच लेते हैं कि फैमिली का मतलब सारा टब्बर एक घर में रहे, ऐसा भी नहीं है। इट्स अबाउट कीपिंग द रिलेशंस। अगर आप इकट्ठे रहते हुए भी अलग हो जाते हैं, और आपका मेल मिलाप, आपका मिलना उठना बैठना, आपका एक दूसरे का कदर करना, आपके इस तरीके से चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में आज भी हम देखते हैं कि ओल्ड हाउसेस में इस तरीके से लोग अपने पेरेंट्स को, वो नंबर्स, वो एदाद शुमार नहीं है जो हम दीगर ममालिक में देखते हैं। अभी भी लोगों में ये ख्याल है, और ये होना भी चाहिए, कि वो माँ बाप जो इस दुनिया में हमें लाते हैं, हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी कदर की जाए। और जो वक्त उन पे जब आता है ऐसा, तो हमें उनकी, हम जितनी भी खिदमत करें, जितना भी उनके लिए करें, वो कम है। और यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है। वो कहते हैं ना कि शायद हर रिश्ता वापस आ सकता है, वालिदैन का रिश्ता ऐसा है, वो वापस नहीं आ सकते। तो जब तक वो आपके पास हैं, अल्लाह करे कि जिन जिन के हैं उनको तौफीक दे और वालिदैन को मज़ीद हयात दें, ताकि हम उनकी इसी तरह खिदमत करते रहें। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ाइक़ भी हैं कि जो हमारे सामने होते हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है। 10 बच्चों का वाहिद सहारा है ये, और ये क्या कर रही हैं? ये खातून है जी, ये फूल बेचती हैं, और कब्रिस्तान के बाहर ये फूल बेचती हैं, इससे इनकी गुजर बसर होती है। तो हम इससे पहले ज़ाहिर फैमिली पे बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जब ज़िंदगी में वो इस तरह अकेले रह जाते हैं, तब भी वो हिम्मत नहीं हारते और अपनी ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो रोहा फातिमा की ये रिपोर्ट देखते हैं।
मिट्टी में नमूदार हैं पानी के जखीरे, इनमें कोई औरत से ज्यादा नहीं गहरा। ये है नूरुन्निसा जो गुज़िश्ता 50 सालों से कराची के मेवा शाह कब्रिस्तान के बाहर फूल फरोख्त करती हैं। 10 बच्चों की मां नूरुन्निसा कहती हैं कि शौहर के इंतकाल के बाद औलाद की खातिर फूल बेचना शुरू किए। पाल पोस के बड़ा किया, शादी दिया, हम किसी के पास हाथ नहीं फेरे। हमारा आदमी बहुत वक्त से मर गया, हमारा आदमी था, हमारा आदमी का ज़माने में भी इधर में बेटा था। बुजुर्ग खातून कहती हैं वालिदैन ने हमेशा से एक ही बात सिखाई है कि मांगने से बेहतर है कमाना। वो अभी तक मेरे को बोलते छोटे वाला बेटा, अम्मा तुम बैठो, मैं तेरे को खर्चा देता हूँ, पैसा देता हूँ, खाना देता हूँ, हमको नहीं चाहिए। गुर्बत के अंधेरों में गुम हुई नूरुन्निसा कब्रिस्तान में अपने प्यारों से मिलने आने वालों की राह तकती रहती है। कहते हैं औरत गुलाब की तरह होती है जो जिंदगी के पन्नों में रंग बिखेरने के साथ साथ खुशबू भी बिखेर देती है, लेकिन अपने प्यारों पर आंच नहीं आने देती। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। तो ऐसे लोगों को, ऐसी माओं को सलाम है। इसी के साथ यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। इससे पहले कि हम दीगर मौजूआत की जाने बढ़ें, कुछ डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। तो निकाह केस में बानी PTI और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज कर दिया है। तो हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा। सेकंड सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है और खावन निकाह के जो वकील है राजा रिजवान अब्बासी उनके मावन अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि राजा रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क जा रहे हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। गुज़श्ता रोज राजा रिजवान अब्बासी ने जो है वो दलाइल दिए थे। ताहम सलमान अकरम राजा जो कि बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील है, उन्होंने कहा कि सलमान जो राजा रिजवान अब्बासी हैं वो अपने दलाइल काफी हद तक दे चुके हैं, आज मैंने दलाइल देने, जिसके बाद उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है। और खावन मानिका का जो वीडियो क्लिप था वो किसी एक निजी प्रोग्राम का वो अदालत में चलाया गया। उनका कहना था कि औरत की अपनी इद्दत के हवाले से गवाही हतमी है और मुफ्ती सईद ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी की हुई बात से मुकर गए हैं। उस वीडियो बयान को दिखाने का मकसद मुफ्ती सईद के किरदार को सामने लाना है। सलमान अकरम राजा जो है वो इस वक्त अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और सेकंड सेशन जज जो है वो केस की समाअत कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी। और एक और खबर शेयर कर देते हैं। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA के मुताबिक मुल्जिमान से $5000, ATM कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। तो ये 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। इलाका है फैसलाबाद का गुलबर्ग का इलाका। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और FIA ने भी बताया है कि मुल्जिमान से $5000, ATM कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुए हैं। एक और अदालती मामला, गुमशुदा शहरियों के केसेस पर अदम तवज्जो पर सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी होम को तलब कर लिया है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे असगर उमर से। जी असगर बताइए। जी, आज सिंध हाई कोर्ट में मुसम्मात नुसरत आरा के एक दरख्वास्त थी कि उनके शौहर 2015 से गायब हैं और जिसकी तलाश के लिए वो मुख्तलिफ अदारों के चक्कर लगा रही हैं। उनका कहना है कि वो JIT और टास्क फोर्स में जब भी जाती हैं तो उनके साथ मुनासिब सलूक नहीं किया जाता और ऐसा लगता है तौहीन आमेर सलूक किया जाता है। इसके साथ साथ एक जब उनके शौहर की जबरी गुमशुदगी करार दी गई थी तो हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपए और उससे उन्होंने सोचा था कि वो अपनी बेटी की शादी कर देंगी और इस रकम के मिलने की तवक्को पर उन्होंने बेटी की शादी तय की, लेकिन हुकूमत की जानिब से पैसे नहीं मिल सके जिसकी वजह से उन्हें और इंतहाई रुसवाई का सामना करना पड़ा। वो लांडी से यहाँ पर किराया देकर आती हैं, उनके लिए किराए के पैसे भी बहुत मुश्किल होते हैं। इस पर अदालत ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया है और होम सेक्रेटरी को तलब किया है कि वो जहाँ भी हों 11 बजे अदालत में पेश हों ताकि वो इसकी वजाहत कर सकें कि वादे के बावजूद हुकूमत उन्हें माली मुआवजा क्यों फराहम नहीं कर रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अपडेट्स है, वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई मुकदमात में शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने वजीर आला KP
अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म भी दिया है। समाअत के दौरान 550 से ज़ायद मुल्ज़िमान ने ATC में पेश होकर हाजिरी लगवाई। 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर अगली समाअत 29 मई को अडियाला जेल में होगी। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई मुकदमात में शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। तो आज के शो में हम थोड़ी देर पहले जब गालिब आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे जिक्र कर रहे थे जो मौसम के जो फल होते हैं ज़ाहिर है वो एक तो मौसम के लिहाज से भी होते हैं और फिर मज़ेदार भी होते हैं। तो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं इसी मौसम के ऐसे फल की जो कि रसीला भी है, मीठा भी है और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। जायके की वजह से इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर आड़ू की और आड़ू आपकी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी है। तो इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर जलालपुर भट्टिया से मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। फलों की पैदावार दुनिया भर में मईशत का एक लाजमी जुज़ समझा जाता है क्योंकि ये खुराक, आमदनी, ज़र मुबादला और रोज़गार के मौके फराहम करता है। जलालपुर पटिया का इलाका नवाकोट, जहाँ वसी रकबे पर लगाए गए आड़ू के बागात एक तरफ मकामी अफराद के लिए रोज़गार और बागबानों के लिए आमदन का बेहतरीन जरिया है, तो वहीं इस खुश ज़ायका फल के तलबगारों की तादाद भी कुछ कम नहीं। काफ़ी दोस्तों और रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं कि आपके इलाके का आड़ू तैयार हो गया, वो तोहफे के तौर पर बेचें। तो हम यहाँ से आड़ू अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को बेचते हैं। फलों की दुनिया में आड़ू इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। दरिया चनाब की पट्टी पर काश्त किया गया आड़ू न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि इसकी मिठास रिश्तों में प्यार और खलूस का रस घोलती है। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटिया। क्या बात है जी। और ज़बरदस्त किस्म का ये फल होता है और लोग इसको तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पका के इसकी बाकायदा चटनी भी बनती है, शरबत भी, आड़ू का शरबत भी बनता है, बहुत कुछ, और इसका शेक भी बन सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज मारूफ ड्रामा निगार और हिदायतकार शुएब हाशमी की बरसी है और पाकिस्तान टेलीविज़न का जो एक गोल्डन एरा जिसे हम कहते हैं, जो उसके इब्तदाई दिन थे, उस दौर में शुएब हाशमी के प्रोग्राम बेहद मकबूल हुए। वो मशहूर TV प्रोग्राम्स अक्कर बक्कर, सच गप, टाल मटोल और बाउ ट्रेन के खालिक थे और उनकी शादी पाकिस्तान के नामवर शायर जिन्हें कौन नहीं जानता फैज़ अहमद फैज़ की बेटी सलीमा हाशमी से हुई। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मुतादिद मज़ाहिया TV सीरियल्स उन्होंने लिखे। शानदार खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, आप उस टाइम के अगर ड्रामास देखें या इस तरह के स्क्रिप्ट देखें तो आपको लगता है वो आज के वक्त में भी रेलिवेंट हैं? तो वही मसाइल, द पीपल जो कि अपने कहते हैं ना अहेड ऑफ देयर टाइम। ये वो लोग थे जो ऐसी तख्लीक कर गए, ऐसे ऐसे ड्रामास लिख गए हैं कि आज भी आप उन्हें देखें। इसी तरह की मिसाल हम मोइन अख्तर साहब और जो अनवर मकसूद साहब का लूज टॉक शो था, आज भी आप उसे देखें तो आपको लगता है पाकिस्तान में वही हाल, वही मसाइल है, वही मसाइल चले जा रहे हैं। चले अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। फिर आपको कहेंगे बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, और हम आपको बताते रहते हैं कि मईशत की सिचुएशन क्या है और उस मईशत की सिचुएशन में हमसे डिमांड्स क्या की जा रही हैं। तो अब IMF ने एक नई डिमांड रखी और वो क्या है जी, हुकूमत तवानाई सेक्टर के जो गर्दिशी कर्ज हैं उनको कंट्रोल करे, क्योंकि उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। IMF ने जुलाई में बिजली 5 रुपए के बजाय 7 रुपए महंगी करने का मुतालबा कर दिया है। तो शुएब निज़ामी से जान लेते हैं, बताइएगा क्या मजीद बताया जा रहा है इस बारे में। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसमें कल का जो दिन था वो पेट्रोलियम और तवानाई से मुतल्लिक था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना आवाम परेशान होती है, क्योंकि बिजली महंगी करने के लिए जो है वो IMF सबसे ज़्यादा दबाव डालता है। IMF का कहना ये होता है पाकिस्तान के जो नुकसान है वो पूरे किए जाएँ और उसको महदूद किया जाए। 2310 अरब रुपये पाकिस्तान को अपना साइबर डेट जो है वो महदूद करना था, लेकिन इसमें तकरीबन 150 अरब रुपये का इजाफे का खर्चा है। इसीलिए जो है वो IMF अब ये कह रहा है कि आप 5 रुपये के बजाय 7 रुपये जो है बिजली महंगी करें, ताकि जो 2 रुपये इजाफी हों, तकरीबन 150 अरब रुपये की जो इजाफी खर्चा आपने कर दिया है उसको पूरा किया जाए। इसके लिए जो है वो पाकिस्तान ने IMF को जो तय किया था वो ये था कि सर्कुलर डेट को जो है वो 2310 अरब रुपये तक महदूद किया जाएगा। इसीलिए जो है इसकी रीबेसिंग जो है वो प्राइसेस की ओर की जा सकती है।
और इसका मकसद यही है कि जो पाकिस्तान की तवानाई के नुकसान हैं उनको कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जो बिजली की वसूलियाँ हैं वो बेहतर की जाएँ। तो हम सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो ये कि जो पाकिस्तान में कैपेसिटी चार्जेस हैं जो हम पावर प्लांट लगा के बैठे हुए हैं और उनका इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो 3 मेगावाट सोलर पर चले गए, इसलिए कैपेसिटी चार्जेस जो है वो भी अब आवाम को ही पे करने पड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी। अच्छा, तो ज़रा अब आपको बता दें नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के हवाले से कि उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात उनकी हुई है चाइनीज़ डिप्टी वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है। शांगला हमले पर इज़हार ताज़ियत किया है और ये मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इस बात की उन्होंने यकीन दहानी कराई। राजा मोहसिन हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लें। जी राजा मोहसिन। देखिए, इस वक्त जो है वो वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक़ डार दौरा चीन पर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले उनकी बीजिंग में चीनी नायब वजीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों तरीक़ैन की जानिब से दो तरफा जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं समेत जो इक़्तिसादी ताउन है इस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में दोनों तरफ के आला हुकाम भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार की जानिब से 26 मार्च 2024 को शांगला हमले पर ताज़ियत का इजहार भी किया गया और मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी और जाबाज अफराद जो थे उनके हवाले से जो खिदमात थी उन्हें भी सराहा गया वज़ीर खारजा की जानिब से। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC का जो दूसरा मरहला है उस समेत तिजारत और दीगर इक़्तिसादी ताउन समेत सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया और इसके साथ साथ खंजराब बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए राब्ते और वीज़े के निज़ाम को आसान बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया है और इसके साथ साथ दोस्ती को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तफाक किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने बहुत बात की कि आप गर्मी को किस तरीके से बीट कर सकते हैं, यू हैव टू बीट द सन। तो अब उसमें हमने एक सेगमेंट भी किया, आपने ये बताया भाई दही का इस्तेमाल कर लें, पानी ज़्यादा पिएं, फलों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमारी कुछ ख़ास सौगात हैं कुछ शहरों की जो कि बड़ी फ़ायदेमंद और बड़ी कारगर साबित होती हैं। ऐसे ही एक चीज़ है, आई डोंट नो इफ़ यू एवर हैड थादल, हैदराबाद का थादल जो है वो गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए भाई सबकी पसंद है हैदराबाद में। अब ये मशरूब है क्या, कैसे बनता है और ये कैसे बीट द हीट करता है, फरीद लाखू की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। गर्मियों की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर थादल के स्टॉल लग जाते हैं जहाँ शदीद गर्मी के सताए अफराद इस मुनफरद मशरूब को इस्तेमाल करते हैं। थादल गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है, जिगर को ठंडा रखता है, 1-2 गिलास पी के गर्मी में सुकून मिल जाता है। गर्मी शदीद है, गर्म हवा चल रही है, इसमें ये बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर काजू होते हैं, बादाम होते हैं, खसखस होती हैं, ये ठंडी चीजें होती हैं इनके अंदर ना। थादल को बनाना एक मुश्किल और मेहनत तलब काम है जिसकी तैयारी में खासा वक्त दरकार होता है। ताहम बढ़ती हुई तलब के बायस अब थादल को मशीन के मदद से भी तैयार किया जाता है। ये गर्मी की शिद्दत में लोग इसको बड़ी शौक से ही पीते हैं और ये गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। थादल को बादाम, 5 मगज, पिस्ते, काजू, गुड़, किशमिश व दीगर अशिया से तैयार किया जाता है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज़, हैदराबाद। चलें जी, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया। बस अभी खबर नज़र से गुजरी। ब्राइन दारा कहते हैं जी टॉप 4 टीमें कौन सी जाएंगी सेमीफाइनल में? अफगानिस्तान, भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। अब आप सोचें जरा। ब्राइन ला रही है ना ये जिन्होंने ये बयान दिया, अफगानिस्तान को भेज रहे हैं सेमीफाइनल में और खुद वेस्ट इंडीज को भी इन्होंने भेजा और कह रहे हैं फाइनल होना चाहिए इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान। सही है, ठीक है। हजारों ख्वाहिश ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम लेके। बाय द वे ब्राइन लारा इज माय फेवरेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बट कमेंटेटर इतने अच्छे नहीं है। इसी के साथ आपसे इजाजत का वक्त हुआ चाहते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।